फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू टू टुडे सेशन। आज पता है आपको 11वां सेशन है हमारा। और आपने वीडियो शायद देख ली होगी पिछली वाली। आई डोंट नो, मैंने भेजी तो थी 10th वीडियो, जो 10th सेशन है उसकी। कल हमने जो बात कल्मिनेट जी की वीडियो मिल गई। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू। हम फाइनेंशियल असेसमेंट मैट्रिक्स की बात कर रहे थे और उसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट पे जिक्र आया, और मैंने जुबानी जुबानी कोई 5-10 मिनट के अंदर इन पांचों मेथड्स को डिफाइन किया था। आज जरा थोड़ा सा मैं आपको विजुअली दिखा देता हूं, चीजें और ज्यादा वाज़ेह हो जाए, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। ये अगली स्लाइडों पे जरा गौर कीजिएगा, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं। ये जो इस तरह का हम एक चार्ट बनाते हैं, इसको आमतौर पे वी रिकग्नाइज एज अ कैश फ्लो डायग्राम। कैश फ्लो डायग्राम, इसके अंदर जो आपके प्रोजेक्ट, अच्छा ये याद रहे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फ्यूचर के लिए किया जाता है, राइट। जब हम फिजिबिलिटी निकाल रहे होते हैं, या इवन फिजिबिलिटी होने के बाद भी जब कभी हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे होते हैं कि आइंदा हमारे साथ क्या होगा, क्या होने के इम्कानात हैं, तो हम ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। तो बुनियादी तौर पे इन जो आपके डिसीजन होते हैं, गो नो गो डिसीजन, कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब एक तरह से फिजिबिलिटी डिसीजन जो होते हैं, वो इस कैश अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बुनियाद पर लिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बेस पे आपका कैलेंडर चल रहा है जनवरी से लेके ऑनवर्ड्स, और उससे ऊपर की तरफ पॉजिटिव, मतलब आप यूं कहेंगे प्रॉफिट्स हैं जो ऊपर की तरफ हैं, और नीचे की तरफ लॉसेस हैं, माइनस में शो हो रहा है। ऊपर वाले डायग्राम में देखें तो ये आपका नेट कैश फ्लो है। मिसाल के तौर पे यू हैव स्टार्टेड पुटिंग इन योर इन्वेस्टमेंट इन जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी तरह आप कॉन्टिन्यूसली जो इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे, वापस रिटर्न कुछ नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। बाय द टाइम यू एंडेड में, उसके उस पॉइंट से आगे आपको कुछ रिटर्न्स आने शुरू हुए। ये जो काली लाइन है, ये आपके रिटर्न्स दिखा रही है। जनवरी से मई तक कोई रिटर्न नहीं आया, उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन में रिटर्न ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए, खर्चे आपके अभी भी हो रहे हैं, लेकिन एक वक्त के बाद आपके खर्चे कंसिस्टेंट होना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं इन दोनों लाइनों का नेट निकाल लूं, तो आप ये देखेंगे कि ये एक तीसरी लाइन जन्म लेना शुरू कर देगी। जब तक तो कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा था, तब तक तो ये लाइन इसके साथ ही चलती है, लेकिन जब रेवेन्यू आता है तो रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस निकाल के जो चीज करेंगे, तो वो मतलब ये हुआ कि हमने इतना पैसा लगाया। आप बिजनेस कर रहे थे, 6 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया आपने, 7वें महीने में जितनी, फर्ज कर लेते हैं जितनी इन्वेस्टमेंट की उतना रिटर्न हो गया, मतलब उस महीने में जितनी इन्वेस्टमेंट की आपने वो रिटर्न हो गया। इसका मतलब है कि यू आर स्टैंडिंग एट अ काइंड ऑफ अ ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम ब्रेक इवन तो नहीं कहते। ब्रेक इवन का तो मतलब होता है कि जब सारी इन्वेस्टेड अमाउंट वापस आ जाती है, क्योंकि अभी तक आपकी सारी तो नहीं आई। तो लेकिन एक बात जरूर हो गई है कि अब आप पॉजिटिव साइड पे आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं, और तकरीबन जुलाई में आपका असल में ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, और यहां से ऊपर जो होगा वो फायदा ही फायदा है। इसका मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट को ब्रेक इवन होने के लिए तकरीबन 7 महीने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद वो ब्रेक इवन होता है, और फिर आप जितना आगे चलते जाएंगे उतना फायदा होता जाएगा। तो ये जो दो लाइनें हैं, एक इन्वेस्टमेंट की लाइन है और एक रिटर्न्स की लाइन है। काली लाइन रिटर्न्स की है,
और जो ग्रीन लाइन है वो इन्वेस्टमेंट की है, और जो दरमियान में लाइन नहीं बनी है वो इन दोनों का समेशन है। अब तक जितने खर्चे हुए हैं और उनमें से जो रिकवर हो गया है, वो पॉइंट इससे फिर आगे बढ़ना शुरू होता है। तो आप ये देखते हैं कि जो भी कोई आप प्रोजेक्ट करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो उसका जनरली ट्रेंड यही होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो हम नेगेटिव में बढ़ते चले जाते हैं। एक वक्त आता है कि हम रुक जाते हैं मजीद नीचे जाना, और फिर ऊपर की तरफ हमारे रिटर्न्स आने शुरू होते हैं। जिस जगह हम सारा जितना खर्चा हमने किया था वो रिटर्न कर लेते हैं, ऑल द मनी इज ब्रॉट बैक, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, एंड बियॉन्ड दैट इज योर प्रॉफिट्स। इसको हम इस तरह से भी शो कर बस सकते हैं। जी जी सर, ब्रेक इवन का मतलब तो ये नहीं होता कि आपके इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो मीट हो रहे हैं, जेब से नहीं जा रहे, जी। इन्वेस्टमेंट तो नहीं वापस आती हो। नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट वापस है। आप बिजनेस क्यों करते हैं? आप बिजनेस इसलिए करते हैं कि आप कोई लोगों को खैरात दे रहे होते हैं। नहीं रिटर्न तो चाहिए ना। नहीं जी सर, जी सर। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने दुकान सजाई है और सारा कुछ किया है, तो जितना खर्चा किया है उसको रिटर्न लेना है कि नहीं लेना? तो जी सर, वो मैं सिर्फ ब्रेक इवन का थोड़ा सा आइडिया मेरा ये था कि ब्रेक इवन ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे हाँ जी, लॉस से निकल आते हैं, लॉस नहीं होता, मतलब वो ब्रेक एग्जैक्टली, यही इवन, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ। दैट इज द जी सर, जी सर। पॉइंट वेयर वट एवर यू हैव एक्सपेंडेड सो फार हैज बीन रिकवर्ड। अब तक आपने जितने पैसे खर्च किए हैं, आपके जो रेवेन्यूज हैं उसके बराबर पहुंच गए हैं। मतलब योर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू योर रेवेन्यूज। ठीक है। दैट इज द पॉइंट व्हेन यू आर ब्रेक इवन। राइट। अब इसके बाद क्या होगा? अभी भी आपके खर्चे तो होंगे जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होंगे, और जो आपके रेवेन्यूज हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। मतलब ये लाइन अब पॉजिटिविटी में दाखिल हो गई है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे ऊपर बढ़ना शुरू हो गई है। कोई भी बिजनेस हो, प्रोजेक्ट हो, या कोई भी इनिशिएटिव हो, उसने ये पहला डिप तो खाना ही खाना है, और इसके बाद जब वो ऊपर आता है, प्रॉफिट में आता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में प्रॉफिट नहीं जा सकता। जैसे पिछले डायग्राम में उसने दिखाया एक स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो ये जो ये बिजनेस जो है ये अ, अपने प्लेटो प्लेटो आउट होना शुरू हो जाता है, कि मतलब अब मजीद इसमें कोई और बेहतरी नहीं आने वाली, आपने इसकी पीक को टच कर लिया है। अब आपको स्टेबल बिजनेस मिलता है। मतलब यहाँ पे जब आप पहुंच जाते हैं प्लेटो ऑफ दिस कर्व के ऊपर, तो ये वो जगह होती है वेयर यू वांट टू मेंटेन योर बिजनेस। आप कहते हैं अच्छा, अगर मजीद रेवेन्यूज नहीं आ रहे, मजीद फायदा नहीं हो रहा, कम से कम जो हो रहा है वो मुझे अबव दी वाटर तो रखा हुआ है ना इसने, तो आई विल ट्राई टू मेंटेन दिस बिजनेस लाइक दिस। लेकिन वक्त बड़ी जालिम चीज है। वो वक्त के साथ साथ आपका जो, अगर आप तब्दीलियां नहीं करेंगे, अगर आप अपने सिस्टम को एनहांस और इम्प्रूव नहीं करते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका बिजनेस जंगालूद होता जाएगा। और आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड, ऐसा नहीं है कि कल ही खत्म हो जाएगा, आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड अल्टीमेटली दिस बिजनेस विल ऑल्सो गो बैक टू वही पॉइंट जहां पे ना फायदा ना नुकसान, जीरो पॉइंट पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वंस यू आर अबव द सरफेस, आप प्रॉफिटेबिलिटी में हैं, तो ये आपकी पहली कोशिश तो यही होती है कि मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाऊं, और अगर बढ़ा नहीं सकता तो कम से कम प्लेटो को मेंटेन तो करूं। लेकिन जब आप डाउनवर्ड कर्व पे आते हैं और आपको यकीन होता है कि अब तो ये जहाज क्रैश ही होने वाला है, तो ये वो वक्त है जब आप इस बिजनेस को या इस इनिशिएटिव को क्लोज डाउन करने के बारे में सोचते हैं। एनीवे जी, ये तो कैश फ्लोज की कहानी थी कि अगर हम पैसों की जुबान में बात करें तो खर्चे नेगेटिव में होते हैं, और जो इनकम है या रेवेन्यूज हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, और दोनों को सम अप करके हम एक प्रॉफिटेबिलिटी का कर्व निकालते हैं। तीसरी लाइन जो थी,
यूजुअली ये देखा गया है कि जब कोई बिजनेस या कोई इनिशिएटिव बिल्कुल डूब जाता है, तो उस वक्त अगर कोई अटेम्प्ट किया भी जाए इसको रिवाइव करने का, तो वो ऐसा ही है जैसे वो आखिर में किक उसने एक थोड़ी सी देने की कोशिश की है। वो ऐसे ही है कि जैसे दिया फड़फड़ाता है आखिरी दमों पर, मगर उसका उससे कुछ सस्टेनेंस नहीं हो सकती। एनीवे जी, तो ये इस तरह का चार्ट है, इस तरह का ग्राफ ये बनता है। और इसको अगर आप टेक्सचुअली देखें तो वो इस तरह की चीज शीट बनती है कि जनाब पहले अपने हर साल में या हर महीने में कितना खर्च किया, कितना माइनस, कितना प्लस, और इस तरह करते करते। दिस इज द एग्जांपल इन विच वी आर टेकिंग 4 प्रोजेक्ट्स, और ये 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वी वांट टू असेस देम। अच्छा, मैं बार बार एक बात आपको रिपीट कर रहा हूं कि अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए। ये मत समझिए कि प्रोजेक्ट करने के दौरान हम ये काम कर रहे होते हैं। अगर प्रोजेक्ट करना है तो प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हमें ये फैसला लेना होता है कि पैसे कम है और हमारे पास 4 प्रोजेक्ट हैं करने वाले, इनमें से हम एक वक्त में 2 ही प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो कौन सा, या एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो वो प्रोजेक्ट कौन सा होना चाहिए। मतलब टू प्रायोरिटाइज विच इज टू बी मतलब डन फर्स्ट। तो ये चीज जो है इसको हम यहाँ इसको कैश फ्लो उस वक्त बनाए जाते हैं प्रोजेक्ट को फिजिबिलिटी, ज्यादातर इसका काम फिजिबिलिटी के दौरान होता है। अच्छा, ये जो सैंपल आपके सामने एग्जांपल दी गई है, इसको जरा एक नजर देखें। इसकी ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चारों प्रोजेक्ट को तस्वर किया गया है कि ये 5-5 साल के लिए इनको असेस किया जाए, या ये एज्यूम किया गया है कि चारों प्रोजेक्ट 5-5 साल की मुद्दत के लिए हम इनको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हर प्रोजेक्ट का आपने हिसाब किताब लगाना है कि यार इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने में कितना खर्चा आएगा। अच्छा, एक बात तो ये है कि खर्चे कंसिस्टेंट आते रहेंगे। हो सकता है शुरू में ज्यादा खर्चा आए, लेकिन खर्चे तो होते रहेंगे, और रेवेन्यूज कुछ अरसे के बाद जनरेट होंगे, और जब होंगे तो फिर होते रहेंगे। यहां पर इस एग्जांपल में उसने ये एज्यूम किया है कि जितने भी एक्सपेंडिचर थे, इन्वेस्टमेंट थी, वो हम प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही कर रहे हैं। मतलब माइनस का फिगर आपको शुरू ही में नजर आ रहा है और आगे कहीं नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट 1 जो है वो 1 लाख पाउंड से स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट 2 का जो इन्वेस्टमेंट थी वो 10 लाख थी, प्रोजेक्ट की 3 की 1 लाख थी, और प्रोजेक्ट 4 की 1,20,000। इसके आगे जो सालाना फिगर लिखे हुए हैं वो कहते हैं जी पहले साल में प्रोजेक्ट 1, पहले साल के एंड में 1 साल बाद प्रोजेक्ट 1 आपको 10,000 पाउंड का फायदा दे रहा है, या इन अदर वर्ड्स रेवेन्यू दे रहा है। प्रोजेक्ट 2 2 लाख का फायदा दे रहा है, प्रोजेक्ट 3 30,000 का, प्रोजेक्ट 4 जो है उसका रेवेन्यू 30,000 है। इसी तरह दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल। अब आप ये देखिए कि आपके इखराजात क्या हुए। इखराजात तो सिर्फ वही हैं जो नेगेटिव में शो हो रहे हैं, और इधर यहां जो दिखाया गया है इस एग्जांपल में, उसमें मुसलसल नहीं दिखाए, उसने एक ही जगह दिखा दिए हैं कि जी प्रोजेक्ट को 1 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रोजेक्ट 1 को। फाइन, जब पहले साल रिकवरी हुई तो 10,000 आ गए। क्या हम फायदे में चले गए कि नहीं गए अभी तक? क्यों जी फैसल साहब? सर अभी नहीं है, ओके, फायदे में नहीं गए, ये तो कैश फ्लो है, कैश राइट, रिसीव हुआ है। कैश फ्लो जी बिल्कुल सही है। ये पहले साल रेवेन्यू आया, फिर दूसरे साल आया, फिर तीसरे साल आया, ये को 30,000 रुपए हो गए। चौथे साल में 50,000 रुपए हो गए। अभी तक तो लाख पूरा नहीं हुआ हमारा। 5वें साल में कहीं जाकर ना सिर्फ ये कि आप ब्रेक इवन भी हो जाएंगे, बल्कि बाय द एंड ऑफ 5th ईयर यू वुड बी अर्निंग, मतलब जो आपका
प्रॉफिट आएगा उसमें तकरीबन 50,000 रुपए। तो अगर देखा जाए तो टोटल रेवेन्यूज ओवर 5 year पीरियड इज 1,50,000। टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग इज 1 लाख, और 1 लाख, 1.5 लाख में से 1 लाख निकाल दिया जाए तो प्लस 50,000 प्लस है, तो ये मेरा नेट प्रॉफिट, इसका मतलब है फायदे में है। अगर नेगेटिव होता तो ये लॉस होता। ये हमारा कैश फ्लो हमने प्रिज्यूम किया प्रोजेक्ट 1 का। प्रोजेक्ट 2 का भी आप देख सकते हैं, 3 का भी देख सकते हैं, 4 का भी देख सकते हैं। और अगर मैं नेट प्रॉफिट के हवाले से बात करूं तो प्रोजेक्ट 2 सीम्स टू बी द बेस्ट वन, बिकॉज दिस इज गिविंग मी मैक्सिमम नेट प्रॉफिट एज फार एज द डेफिनेशन इज कंसर्न। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इन सारे फिगर्स में से नेट प्रॉफिट के जो 4 फिगर आए हैं, इनमें से हाईएस्ट फिगर है प्रोजेक्ट 2 का। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हाउ डू यू फील अबाउट इट? आर यू सर फीलिंग मेरे हिसाब कंफर्टेबल? से प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 4 जो है ना वो बेहतर है सर, उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है, प्रॉफिट भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। राइट। इसका मतलब है कि नेट प्रॉफिट वाला जो हिसाब किताब है, ऑल्दो इसके पीछे कोई लॉजिक तो जरूर है। क्या लॉजिक है? लॉजिक फिजिबिलिटी का है। जितना पैसा लगाया है, अगर उतना ही पैसा रिटर्न हो जाए, क्या मतलब हम ब्रेक इवन हो जाएं, तो फिर ये फिजिबिलिटी में दाखिल हो जाता है। तो एनीथिंग प्लस इज फिजिबल। वी वी डू डोंट माइंड कि वो ज्यादा है या कम है, मगर फीजिबल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फीजिबल तो ये चारों प्रोजेक्ट होंगे, मगर सबसे ज्यादा फीजिबल कौन सा है? विच इज द बेस्ट आउट ऑफ देम? तो इसमें अगर मैं नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखूं तो प्रोजेक्ट 2 नजर आता है, लेकिन मेरे भाई ने ये कहा, फैसल ने, कि प्रोजेक्ट 2 नहीं है, उनके ख्याल में प्रोजेक्ट 4 बेहतर है। क्या कहते हैं जी आप लोग? यार बता कौन सी? जी जनाब अब्दुल्ला साहब। जी सर, प्रॉफिट तो प्रोजेक्ट 4 में ज्यादा है। लेकिन वो तो 75,000 दे रहा है नेट प्रॉफिट आपको। नेट प्रॉफिट तो वो 75,000 दे रहा है, प्रोजेक्ट 2 आपको 1 लाख दे रहा है। क्या रीजनिंग है आपकी ये कहने की कि प्रोजेक्ट 4 बेहतर है? सर प्रोजेक्ट 2 में हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रोजेक्ट 2 में असल में जो नेट प्रॉफिट का फिगर निकला है, नेट प्रॉफिट को इस बात से नेट प्रॉफिट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ था। उसको एक बात से मतलब है कि मैं प्लस माइनस करने के बाद मैं कहां पहुंचा। तो इसका मतलब यह है कि नेट प्रॉफिट वाला मेथड जो है, इट कंप्लीटली इग्नोर्स द फैक्ट हाउ मच वाज इन्वेस्टेड, और उसकी निस्बत से इन प्रोपोर्शन टू दैट जो हमारे पास अमाउंट आई है, जो हमारे पास प्रॉफिट आया है, उसको वो उस नजर से नहीं देखता, विद मतलब इन रिलेशन विद या इन प्रोपोर्शन टू द इन्वेस्टमेंट नहीं देखता। तो ये एक फाल्टी मेथड है। ऑल्दो मैं इसको मेथड को इनकार नहीं करता, नेट प्रॉफिट इज डेफिनेटली अ मेथड, इट माइट हैव सम लाइटर कोई इसके पर्पसेस होंगे, लेकिन बिल्कुल वाजे नजर आ रहा है कि कोई और प्रोजेक्ट शायद इससे बेहतर साबित हों। इसका मतलब है नेट प्रॉफिट इज नॉट द बेस्ट मेथड, रादर इट इज द, जिसे कहते हैं ना, रूडिमेंट्री या प्रिलिमिनरी किस्म का एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट द डेफिनेटिव मेथड। सर बेसिक लेवल मेथड। बेसिक लेवल मेथड है जी, बिल्कुल। मतलब यूं समझ लें कि वो झटका तरीका, मतलब लेमैन मेथड, कि और कुछ समझ नहीं आ रहा तो कम से कम इतनी अकल तो हर इंसान में है कि यार प्लस माइनस करके ही देख ले कि ये टोटल पूरा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, बस इस हद तक। और अनपढ़ आदमी भी ये कैलकुलेशन कर सकता है इतनी सी। तो आप ये देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट के बड़े या छोटे होने से प्रोजेक्ट के बारे में सही फैसला लेना मुश्किल है। देयरफॉर आप ये देख लें यहाँ पर इस एग्जांपल में कि आप ये देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट 1
और प्रोजेक्ट 3 दोनों के इन्वेस्टमेंट सेम है, दोनों का नेट प्रॉफिट सेम है, लेकिन बिहेवियर जो मनी के रिट्रीवल का है, जो पैसा आने का फ्लो है, वो बड़ा मुख्तलिफ है। प्रोजेक्ट 1 में शुरू में थोड़े थोड़े पैसे आ रहे थे, आखिर में बहुत ज्यादा आ रहे थे, जबकि प्रोजेक्ट 3 में कंसिस्टेंट फ्लो है। आपका जितना भी जो वैल्यू डिलीवर हो रही है आपको, वो कंसिस्टेंटली हो रही है, 30,000 30,000 30,000 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फर्क कि क्या क्या तरीका, किस तरह से पैसे मतलब रिलीज हो रहे हैं या कितने कैसे फायदे आपको मिल रहे हैं, इन दोनों का पैटर्न फर्क है। और नेट प्रॉफिट ने ना तो इस पैटर्न को मद्देनजर रखा, ना इसने इस बात को मद्देनजर रखा कि किस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, किसकी कम है। तो इसका मतलब है कि नेट प्रॉफिट में बहुत सारे होल्स हैं। और एक और बात कि इसने इस बात को भी मद्देनजर नहीं रखा कि कौन सा प्रोजेक्ट पहले रिट्रीव करके देता है फंडिंग पे, मतलब कम अज कम टाइम में जो मुझे पैसे जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वापस कर दे। तो कोई भी चीज इसमें नहीं हमने कंसिडर की। तो वो जो मैंने आपको मेथड्स बताए थे, हाँ पे बैक वाला, ओके, वो जो मैंने आपको मेथड्स बताए थे, हम उनको देखते हैं एक एक करके। नेट प्रॉफिट तो आपको समझ आ गया, एक मिनट, नेट प्रॉफिट तो समझ आ गया कि वो कैसे निकला है। मतलब सिंपल बात है कि ईयर 0 1 2 3 4 5 के सारी अमाउंट्स को आपस में जमा कर लें। पहली जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो तो वैसे ही माइनस है, बाकी सारी प्लस है, तो ये -1,00,000 और +1,50,000, तो ये बन गया +50,000। तो एवरीथिंग इज सम्ड अप, तो ये नेट प्रॉफिट निकल आएगा। प्रोजेक्ट 2 का निकल आएगा 1,00,000, प्रोजेक्ट 3 का निकल आएगा 50,000, प्रोजेक्ट 4 का 75,000। ये तो हो गया नेट प्रॉफिट। बैक पे बैक पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया था कि पे बैक पीरियड इज द टाइम इन विच योर इन्वेस्टमेंट कैन बी रिट्रीव्ड। मतलब आपका जो पे बैक पीरियड जो है, या जो आपके जो ब्रेक इवन पॉइंट जब आप अचीव करेंगे, वो कितना, मतलब टाइम में वो कितना है, 6 महीने में अचीव कर लेंगे, 4 महीने में कर लेंगे, 3 महीने में कर लेंगे। तो सब प्रोजेक्ट्स का जब ब्रेक इवन पॉइंट का टाइम देखा गया, तो प्रोजेक्ट 1 का टाइम बन रहा था तकरीबन कितना बन रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 साल से ज्यादा लग रहा था उसमें। प्रोजेक्ट 2 जो है उसका 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, वो कोई 4.5 साल में रिकवर कर रही है आपको, 2-2 लाख करके रिकवर कर रही है, आखिरी साल में 3 लाख है। तो मतलब ये कि यूं समझ लीजिए कि आखिरी अशरा जो उसका जो क्या कहते हैं 1/3, आखिरी 1/3 है 5वें साल का, उसमें प्रॉफिट में जा रहे हैं, बाकी हम प्रॉफिट में कोई नहीं है। प्रोजेक्ट 3 को देखा जाए तो वो 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट है, वो चौथे साल के शुरू होते ही, मतलब 1/3 साल ही गुजरा होगा कि आपकी रिकवरी मुकम्मल हो जाएगी। आपका ब्रेक इवन पॉइंट तकरीबन 3.25 साल होगा, 3.33 ईयर्स। चौथे केस में 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट है, जो कि 30-30 में रिकवर हो रही है, 4 साल में मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाएगी। इससे जाहिर होता है कि अगर हम पे बैक पीरियड के हिसाब से देखें तो शायद प्रोजेक्ट 3 इज द बेस्ट, प्रोजेक्ट 4 इज द सेकंड, और फिर प्रोजेक्ट 2 है, और फिर प्रोजेक्ट 1 है। तो कहने का मकसद ये हुआ, बल्कि पहले प्रोजेक्ट 1 है और प्रोजेक्ट 2 सबसे आखिर में। कहां नेट प्रॉफिट के हिसाब में प्रोजेक्ट 2 राजा बना बैठा था कि मैं ही सबसे बेस्ट हूं, और यहां पे बैक पीरियड में उसकी कहीं कोई जगह ही नहीं बनी, वो लास्ट पॉइंट पे जाके खड़ा हो गया। लेकिन पे बैक पीरियड भी कोई बड़ा स्ट्रांग मेथड नहीं है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि पे बैक का एक फायदा जरूर है कि अगर अमूमन हम पे बैक पीरियड वाला तरीका तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी डू नॉट हैव इन्वेस्टमेंट एंड वी टेक अ लोन
from a bank or someone, because once we take loan, interest is applicable. तो इसका मतलब यह है कि जितना देर से मैं कर्जा वापस करूंगा वो मुझे उतना महंगा पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। देयरफॉर मेरी कोशिश यही है कि मैं इस कर्जे को जल्द अज जल्द उतार दूं, क्योंकि जितनी जल्दी मैं इस कर्जे को उतारूंगा उतनी जल्दी मैं इस बिजनेस को 100% ओन कर पाऊंगा। और ओन करने के बाद अगर इमीडिएटली मुझे ज्यादा फायदा नहीं भी हो रहा तो अब मुझे फिक्र नहीं है, क्योंकि आई डोंट हैव टू पे एनीवन। ठीक है जी, मैंने कोई बैंक को लोन वापस नहीं करना, वो दर निकल गया बीच में से। अब भले कम भी फायदा हो, लेकिन अब आई ओन द बिजनेस एंड ओवर द टाइम आई विल रिकवर एवरीथिंग। तो ये है जी पे बैक वाली चीज। तो जहां पे लोन का एलिमेंट आ जाए तो वहां पे बैक की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, लेकिन अदरवाइज पे बैक इज जस्ट अ स्लाइट इंप्रूवमेंट ऑन नेट प्रॉफिट। तीसरा मेथड जो है वो थोड़ा मैथमेटिकल लगता है, ऑल्दो मेरे हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी कोई बहुत ही आला दर्जे की चीज नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो इसकी भी जो औकात है वो वही है जो नेट प्रॉफिट वाली है, विद अ लिटिल ट्विस्ट। थोड़ा सा इसको हमने ब्रांडेड बना दिया है, इसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। और ROI का मतलब ये है कि वही नेट प्रॉफिट जो कि 5 सालों में आया था, क्या हम इसको एवरेज एनुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ये देखें फार्मूले में लिखा हुआ है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट को टोटल इन्वेस्टमेंट से अगर डिवाइड कर दिया जाए और इसकी परसेंटेज निकाल ली जाए तो जो जवाब आएगा उसको हम ROI कहते हैं। एवरेज एनुअल पहले केस में क्या है, 50,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, दैट कम्स आउट टू बी 10,000 पर ईयर। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट हुआ 10,000। 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 कम्स आउट टू बी 10%। इसी तरह अगर प्रोजेक्ट 2 होता तो फिर क्या करते हम, ये जो 1 लाख है ना इसका नेट प्रॉफिट, इसको 5 से डिवाइड करते तो ये 20,000 आता। 20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, ये जो इन्वेस्टमेंट है 10 लाख की, मल्टीप्लाइड बाय 100 करते तो ये आपको टोटल 2% रिजल्ट देता। मतलब अगर ROI के हिसाब से देखा जाए तो प्रोजेक्ट 1 इज गिविंग यू 10%, प्रोजेक्ट 2 जो कि अदरवाइज हमें लग रहा था कि जी ये तो नेट प्रॉफिट में बड़ा आला है और पे बैक में भी उसका बेड़ा गर्क हो गया था, लेकिन प्रोजेक्ट 2 की औकात सबसे घटिया है, इसका ROI सिर्फ 2% है। प्रोजेक्ट 3 भी 10% है, और प्रोजेक्ट 4 जो है वो, जैसे कि आपने कहा, प्रोजेक्ट 4 इज बेटर ऑफ, वो तकरीबन 12.5% है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए ROI क्या भला है, क्या इसको मैं जो इंटरेस्ट रेट से कंपेयर कर सकता हूं? कौन बताएगा नहीं जी सर, इंटरेस्ट रेट से नहीं कंपेयर कर सकते, वो तो साइबार प्लस जिससे भी आपने इन्वेस्टमेंट ली है, बिल्कुल लोन लिया है, उसका उसका होता है, तो वो मैच नहीं होता। हाँ, उससे नेट मतलब वो आप NPV या IRR में वो यूज हो सकता है, अदरवाइज इसमें वो उससे कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त। बाकी लोग भी सुन रहे हैं ना कि आप लोग इसी व्यू पॉइंट के हैं, या कोई बात समझ नहीं आई तो बताइए। ये कह रहे हैं कि ROI अलग चीज है, इंटरेस्ट रेट अलग चीज है। ROI का कतन कोई ताल्लुक नहीं है इंटरेस्ट रेट के साथ। तो बराए मेहरबानी ये जो कुछ भी आपकी 10%, 2% या 12% ये ROI निकली है, इसको बैंक के रेट से कंपेयर करने की कोशिश भी ना कीजिएगा, बिकॉज ये बेकार एफर्ट होगी, क्योंकि ये किसी तरह से भी बैंक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।
इसका परसेंटेज जो इंटरेस्ट की होती है उससे कतन कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो सीधी सीधी सी गेम है, आप घर बैठ के खेल सकते हैं, इतने पैसे लगाए, इतने पाए, इसमें से एवरेज एनुअल प्रॉफिट क्या हुआ, और वो मेरी इनिशियल इनकम या टोटल इनकम, सॉरी, टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना फीसद है। जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट है वो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना फीसद है। दिस इज कॉल्ड ROI। आर वी ऑल ऑन द सेम पाथ? जी सुलेमान साहब, इज इट ओके? जी सर। ओके। अच्छा, अब एक बात ना, एक यहां और ऑब्जर्व कर लेते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने नेट प्रॉफिट कहा था तो प्रोजेक्ट 1 और 2 3 को कंपेयर करें, इन्वेस्टमेंट एक जैसी, नेट प्रॉफिट एक जैसा, और अब जनाब ROI भी एक जैसी। लेकिन प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 3 की तबीयत में फर्क है। क्या फर्क है? एक मुझे शुरू में कम कम रिटर्न दे रहा है, बाद में ज्यादा दे रहा है। एक मुझे शुरू में कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। आपका क्या ख्याल है, व्हाट इज बेटर? जो मुझे शुरू में कम दे और आखिर में ज्यादा दे, या जो शुरू में ज्यादा दे और आखिर में कम दे? इन दोनों में से व्हाट विल यू प्रेफर इन योर बिजनेस? सर जो एंड में ज्यादा दे, स्टार्ट में कम दे, क्योंकि ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आती है इसमें, बिल्कुल सही है इन जी। माय व्यू। और इसके ऊपर कोई पॉइंट? एनीवन एल्स हैविंग हिज और हर ओन व्यू? जी कंसिस्टेंटली जो दे रहे हैं ठीक हर साल, तो वो ठीक एक है। वो तो बेहतर लगे अच्छा, वो बेहतर क्यों है? एटलीस्ट। पहली बात तो इनके साथ बहस करें ना कि जी इन्होंने कहा कि नहीं, शुरू में कम होने चाहिए, बाद में ज्यादा होने चाहिए। तो आप क्यों कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट होना चाहिए? इसलिए कि एक प्रिडिक्टेबिलिटी आपकी है आपके रिटर्न्स की, और उसमें मतलब एट द एंड ऑफ द डे तो बिल्कुल सही है। आपकी जो कैश फ्लोज हैं वो मैनेज, मेरे ख्याल से अगर आपको कंसिस्टेंटली आ रहे हैं तो आप कैश फ्लोज मैनेजमेंट आपकी बेहतर हो सकती है, रादर देन कि एक एक प्रेडिक्टेबल आउटकम नहीं है, हर साल डिफरेंट हो रहा है। ओके। तो ये एक पॉइंट मैंने देखा। मुझे ये बताइए मुझे ये बताइए कि अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं और शुरू में वो आपको बड़े बड़े प्रॉफिट दे देता है पहले 2-3 सालों में, और उसके बाद उसके प्रॉफिट आने जरा जरा कम हो जाते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? जो बड़े बड़े प्रॉफिट दे रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट तो निकल गई उसमें से, आप तो ब्रेक इवन कर जाएंगे जल्दी से। आपको तो इसमें खुश होना चाहिए कि जितनी जल्दी मुझे रिकवरी आ जाए उतना मेरे लिए बेहतर है। जो प्रोजेक्ट शुरू में कम दे रहा है और 5 साल बाद आखिर में ज्यादा दे रहा है, उसका मुझे क्या फायदा? कंसिस्टेंट वाली बात को मैं चलें एग्री कर लेता हूं किसी हद तक, लेकिन द बेस्ट सिनेरियो वुड बी द प्रोजेक्ट विच गिव्स मी द हाईएस्ट प्रॉफिट रेशियो इन द बिगिनिंग, और बाद में बेशक वो डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन एट लीस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई विल बी रिकवरिंग अर्ली एंड फास्ट। बाद में वही वही वाला जो थॉट था हमारा, जो हमने पे बैक पीरियड में कहा था कि बाद में तो बिजनेस हमारा हो ही जाएगा, तो उसको तो हम संभाल लेंगे। जी सायरा। जी सायरा सलीम, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज आपकी। सर एक क्वेश्चन है बॉस। जी जी सर जी बना। जो चार प्रोजेक्ट्स हैं हम्म। उसमें हमने एक बात की थी, सॉरी मैं भूल गया हूँ। सॉरी, मैं दोबारा पूछूंगा सर। ओके ओके। जी सायरा, आपका सिस्टम ठीक हुआ कुछ आवाज आवाज का?
नहीं हुआ सर जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो एक डिस्कशन हुई थी, इन 4 में कहाँ अप्लाई होती है? यहाँ अभी नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अच्छा, कोई और ताल्लुक है। इस वक्त जो बात हम अच्छा, कर रहे हैं वो ठीक, हम कर रहे हैं कॉस्ट बेनिफिट की। हाँ, सही, एक हद तक मैं आपकी बात से अंडरस्टैंड करता हूँ कि वो नुकसान के तौर पे काउंट होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नुकसान के तौर पे काउंट होगी, क्योंकि मैंने वो नहीं किया तो मुझे उस इतना नुकसान हो गया। तो जब मैं प्लस माइनस निकालूंगा तो मैं उसको माइनस के तौर पे ट्रीट करूंगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी इस आप उस कंफ्यूजन में ना पड़े। अभी हम सीधा सीधा बात सही, करते हैं कि हम पॉजिटिव में हैं या नेगेटिव में हैं, और हम कितनी डन, स्पीड से डन, पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो मतलब सही, ये हुआ कि एक बात ध्यान में रखिएगा कि, और ये मैं भी बात प्रूव भी करता हूँ अगली स्लाइड पे जाके, कि जितना जल्दी जितना ज्यादा पैसा हम कमा सकते हैं उतना बेहतर है। क्योंकि मैंने एक बात कल आपको कही थी कि वो पैसा जो आज है कल उसकी वो हैसियत नहीं रहनी। आज का 1 लाख रुपया कल का शायद 1,10,000 के बराबर होगा। तो वो जो 1,10,000 सही कल ये आने, जी जी, सही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जैक्टली। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, यहां तक जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं, किसी ने ये बात कंसिडर नहीं की कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कोई चीज होती है। और ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम गोइंग टू बी कंसिडर्ड इन नेट प्रेजेंट वैल्यू। हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की तैयारी कर रहे थे, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। तो मतलब वही बात है, पे बैक आपके जहन में है, तो उसको मैं समझ रहा था कि उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग मुझे सही जवाब दे पाएंगे कि वो प्रोजेक्ट बेहतर है जो सबसे ज्यादा जल्द अज जल्द मुझे रिकवर करके दे दे। पे बैक में भी अच्छा हो जाएगा ना वो। एनीवेज जी, अभी आते हैं हम इसी को जो जस्टिफाई करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। लेकिन एक मैं जाते जाते एक रिमार्क यहां छोड़ता जाऊं, आरओआई का एक और नाम भी है, ARR भी इसको कहते हैं, ये लिखा हुआ है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी इसको कहते हैं। तो आरओआई मतलब ये जरा पुरानी टर्म है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की, आरओआई ज्यादातर इसको कहा जाता है। तो श्रीमान साहब आप जरा माइक ऑफ कर लीजिए, आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज है थोड़ी सी। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा जी, चलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की तरफ। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? अब जरा बहुत गौर से मेरी बात को सुनना है और समझना है। मुझे पता है ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग, वो जो कहते हैं ना कि माइंड बेंडर किस्म का कॉन्सेप्ट है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन माइंड बेंडिंग जरूर है। आप मुझे ये बताइए कि आप बैंक में पैसा रखवाते हैं, बैंक फर्ज करें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट को मुझे नहीं पता, वो तो आजकल बहुत ही कम हो गया है। फर्ज करें कि आपको बैंक ने कहा कि आपको 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपया बैंक में रखेंगे तो 1 साल बाद वो कितना हो जाएगा? 1,10,000। 1,10,000। और इंटरेस्ट होते कितनी किस्म के हैं? एनीवन? इंटरेस्ट कितनी किस्म के होते हैं? सिंपल इंटरेस्ट होता है और दूसरा दो किस्म के होते हैं, एक कंपाउंड होता है और एक सिंपल होता है। सिंपल की क्या डेफिनेशन है? जी सिंपल की क्या डेफिनेशन है सिंपल इंटरेस्ट की? सर उसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट यानी लाइन। एक कि बस जनाब स्ट्रेट लाइन मेथड। हमने एक दफा फैसला कर दिया 10% मिलेगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट पे सिर्फ 10% मिलेगा। अगले साल अगर आप दोबारा आ जाएंगे तो भी 10% मिलेगा, मतलब और वो भी प्रिंसिपल पे ही मिलेगा। ओरिजिनल अमाउंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट थी ना आपकी, आपने 1 लाख रुपया रखाया था, तो हर साल आपको 10% आपको देता रहेगा और बस, राइट। अच्छा, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगर आप अपना पैसा वहां से नहीं निकालते, एक तो बात है ना कि मैंने 1 लाख रुपया रखा, 10,000 रुपया मुझे अगले साल प्रॉफिट मिल गया, मैं 1,10,000 लेके घर चला गया,
वो कहता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करें कि आप ये पैसा घर नहीं लेके जाएंगे, ये 1 लाख रुपया बैंक में ही पड़ा रहेगा, तो हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देने को तैयार हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये है कि 1 लाख रुपया 1 साल के बाद हो जाएगा 1,10,000। आप ये 10,000 भी ना निकालें। एक ये भी स्कीम होती है सिंपल इंटरेस्ट वालों की कि वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आपको मिलना तो सिंपल इंटरेस्ट है, 10-10 हजार सालाना मिलना है, आप 10,000 निकाल के घर चले जाएं, अगले साल लाख पड़ा हुआ है, उसमें फिर 10,000 मिल जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट वाला तरीका है। वो कहते हैं कि अगर आप ये 10,000 भी बैंक में छोड़ दें तो हम इस 10,000 पर भी आपको अगले साल 10% इंटरेस्ट दे देंगे। मतलब आपको जो टोटल इंटरेस्ट सेकंड ईयर में मिलेगा वो 1,10,000 के ऊपर 10% मिलेगा और वो बन जाएगा, टोटल बन जाएगा 1,21,000, 121। और उससे अगले साल आपको 121 पे 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये बन जाएगा 1,33,100 रुपीज, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसे कहते हैं जी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह अगर आप देखें तो 5, 7, 8 साल में, 10 साल में आपके पैसे डबल और ट्रिपल होते चले जाते हैं। ये फार्मूला अब तो खैर जो आजकल के बैंकिंग रेट्स हैं उसमें तो ये किस्सा पारीना रह गया है, अब तो 15-15, 20-20 साल बाद होता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है जब पाकिस्तान में रेट्स हमारे 12 और 15% होते थे। मतलब बचपन में हमने ये देखा हुआ है, सुना हुआ है, 12 से 15%। आप अंदाजा लगाएं, मतलब 3 से 5 साल में पैसा डबल हो जाता था और 7 से 10 साल में पैसा ट्रिपल हो जाता था। तो मतलब अब जो है, अब आप ये भूल जाएं इन बातों को। अब ये जो पैसा है आपका, उसमें कुछ बस वो आप यूं समझें कि आपने एक नॉमिनल सी अमाउंट को 2-3% पे आपने इंटरेस्ट पे रखा हुआ है और उसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला। खैर वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन बात आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक समझ आ गया। आज आप अपना पैसा कहीं रखते हैं, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट कंपाउंड होता चला जाता है और वो डबल ट्रिपल या व्हाटएवर। लेकिन ये तो आपने पैसे रखे हैं। व्हाट इफ मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको 5 साल बाद 1,00,000 रुपया दूंगा, जो भी वजह हो, 5 साल बाद मेरी तरफ से आपको 1,00,000 रुपया मिलने वाला है। आपके किस काम का? 5 साल बाद जो मिलना है आपके किस काम का? आप क्या कहेंगे? या तो 5 साल इंतजार कर लें उस 1,00,000 को लेने के लिए, या व्हाट इज योर अल्टरनेटिव? बताएं ना जी अब्दुल्ला साहब। सर आज पैसे ले लें जो उसकी करंट वैल्यू है उसके हिसाब से। एग्जैक्टली मतलब है, फर्क कोई नहीं पड़ता। 1,00,000 रुपया जो आपने उतने बाद लेना है, आप 60,000 रुपए किसे कहेंगे मुझे तुम दे दो, अभी दे दो। अच्छा ये क्यों मैं कह रहा हूं, अगर आज मैं 60,000 रुपए बैंक में रखूं तो वो 5 साल बाद 1,00,000 हो जाएंगे। बात समझ आई आपको? राइट। तो जो 5 साल बाद पैसा आना है, मैं उसकी करंट वैल्यू निकाल लूं और उसको कंसिडर करूं। वो जो फ्यूचर मनी है दैट इज नॉट 1,00,000, उसकी करंट वैल्यू या वर्थ जो है वो 60,000 से ज्यादा की नहीं है। ये अब्दुल्ला साहब आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि आपके शायद कोई इंटरप्शन है आपके एंड के ऊपर। थोड़ी बहुत जो आवाज आई उसमें बड़ी ब्रेकेज बहुत ज्यादा थी। तो अगर चैट में लिख दें आप, मैं बात देख लेता हूं। आप समझ कुछ नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं देखता हूं चैट को। कोई नहीं जी, अच्छा ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई ना जी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए जी। अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं नो पॉइंट ऑफ वेटिंग फॉर 5 years। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मतलब ये है कि
अगर वो वेट करना है वो तो वो बात है। देखिए, जो आज आप पैसा बैंक में रख रहे हैं, आज रख रहे हैं, और जो आप हासिल करना चाहते हैं वो कल हासिल करना चाहते हैं, ऐसे ही है ना, फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं। अब जो बात है, ये इसको कहते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करता है इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर के ऊपर इंटरेस्ट रेट अप्लाई करता है। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को उलट दूं, रिवर्स कर दूं, मैं कहूं कि फ्यूचर में मेरे पास 1 लाख रुपया आना है, आज उसकी क्या हैसियत है, तो आपका क्या ख्याल है, उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा? जी जनाब, नसीर अहमद साहब। जी सर। जब इक्वेशन पलट दी जाएगी, जी सर, अब आज इंटरेस्ट प्रेजेंट हो रहा है जी, यानी कि आज उसकी ये जो है, यानी कि सर समझा नहीं मैं इसको। मतलब आप यूं चलें, आप यूं समझे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 1 लाख रुपया बैंक में, 1 लाख रुपया आपको 1 साल बाद मिलेगा, तो जी सर। बताइए आज उसकी क्या वर्थ है, या यूं कह लीजिए आज मैं कितने पैसे बैंक में रखवाऊं कि वो 1 साल बाद 1 लाख रुपया बन जाए? अब बात समझ आई? 60,000 है सर। नहीं, अब तो 1 साल की बात कर रहे हैं ना, 60 साल तो मैंने एक अप्रोक्सीमेशन लगाई थी उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की, 90,000 सर। 90,000। जी, एग्रीड? एवरीबॉडी एग्रीज? एवरीबॉडी इज स्लीपिंग? जी सर। जी जनाब, आप एग्री करते हैं कि अगर आप आज 90,000 रुपया बैंक में रखेंगे 10% के इंटरेस्ट के ऊपर, तो 1 साल बाद आपको 1 लाख मिल जाएंगे? नहीं सर, 99,000 मिलेंगे सर। ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई जनाब। आप बताइए जरा, ये क्या हुआ भाई? 90 पे 10% लगाए तो 9,000 बनते हैं, तो ये तो 99 बने। आपने क्या किया? आपने लाख का 90 कैसे बना दिया? ये है वो जो माइंड बेंडिंग वाली चीज थी, जो मैं कह रहा था कि अक्सर ट्विस्ट खा जाते हैं लोग इसी चीज से। आप जरा इस इक्वेशन को रिवर्स में कैलकुलेट करें ना। ओके, आपको वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सबको आती होगी ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है सबको? जी सर। बचपन में पढ़ी हुई है ना? जी आती है। आज का 100 रुपया अगर कल का 110 रुपए देगा, तो कल का लाख रुपया आज कितनी इन्वेस्टमेंट मांगता है? मतलब बात बनी कि नहीं बनी? मुझे कुछ सर क्वेश्चन जरा रिवाइज करें मेरे ख्याल में थोड़ा सा, क्योंकि मेरे ख्याल में आप डिस्काउंट रेट के ऊपर आना चाह रहे हैं कि डिस्काउंट को मैं अप्लाई कराना चाह रहे हैं। आऊंगा डिस्काउंट रेट के ऊपर। मैं अभी सिर्फ स्ट्रेट बात कर रहा हूं कि अगर आज आप 100 रुपया बैंक में जमा कराते हैं और वो 1 साल बाद आपको 1,10,000 बन के मिलता है, तो आज कितना पैसा मैं बैंक में रखा हूं जो मुझे 1 लाख बन के मिले? वो रेट आप रिवर्स में अप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये है। देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 90,900 स्क्रीन ब्लैक होगी। हाँ, ब्लैक पे लिख रहा हूँ ना, नजर नहीं आ रहा? नहीं सर, नजर नहीं आ रहा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं एक मिनट इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर ये नजर आना शुरू हो जाएगा। जी देखिए, आपको नजर आना शुरू हुआ। 110 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। ये आ रहा है नजर? आ रहा है जी? कैन यू सी दिस? एंड x इज इक्वल टू, जी सर। ये कितने जीरो हो गए? 1 2 1 2 3 4 5, ये भी जीरो है आखिर वाला, और डिवाइडेड बाय 110। तो इसका मतलब है इतने में, इसको अगर आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो पता चलेगा कि ये जनाब आपके
कोई 90,000 और कुछ रुपए बनते हैं, 700 रुपए बनते हैं, 700 कुछ रुपए बनते हैं। 90,700 और कुछ रुपए आप बैंक में रखेंगे, या आप इसको बेशक डिवाइड करके देख लीजिए, तो तब आपका 1 लाख रुपया बनेगा 10% के ऊपर। इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, 90,900 रुपये, 90,900 रुपये बनते हैं। 90,976 होगा फिर, 90,000 हाँ 90,900 कुछ 76 होगा, ऐसे कुछ है, जो भी एग्जैक्ट फिगर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आपको समझ आई आप क्या गलती कर रहे थे, फॉरवर्ड और बैक। एक तो आप गलती कर रहे थे फॉरवर्ड और बैकवर्ड की। तो ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है। तो क्या फार्मूला बना, ये मैं फाइंड करना चाह रहा हूं एक्स। तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो मेरा फार्मूला बनता है कि ये जो फ्यूचर अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1, ये नीचे जगह खत्म होगी, डिवाइड बाय 110, ये बनता है ना जी फार्मूला। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का ये फार्मूला है, और अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो इसी से जरा डिड्यूस कर लीजिए। वो क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 110 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा ही है। अगर मैंने फ्यूचर वैल्यू निकालनी, अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है वो मुझे कितना मिलेगा, तो मैं प्लान्ड वैल्यू को 110 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करूंगा, तो ये मुझे 10% ऐड करके दे देगा। और ये जो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहता हूं और फ्यूचर की वैल्यू पता है, तो ये बैकवर्ड आ जाएगा। अच्छा, अभी यहां पे मैं एक बात करना चाहता हूं, जो आप बात कह रहे थे डिस्काउंट वैल्यू वाली। एक्चुअली दो अलग अलग वैल्यूज होती हैं, एक होता है इंटरेस्ट रेट और एक होता है डिस्काउंट रेट। जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जा रहे हों तो इंटरेस्ट रेट अप्लाई करता है, लेकिन जब हम उल्टा आ रहे हों, जब हम फ्यूचर वैल्यू का पता हो और आज की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो इंटरेस्ट रेट वाली परसेंटेज नहीं लगती, बल्कि एक डिफरेंट परसेंटेज लगती है, जिसको हम डिस्काउंट रेट कहते हैं। जैसे इंटरेस्ट फायदे की चीज है, डिस्काउंट नुकसान की चीज है। डिस्काउंट का मतलब है घटाओ और इंटरेस्ट का मतलब है बढ़ाओ, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू में बढ़ाव पैदा किया जाएगा तो फ्यूचर वैल्यू निकलेगी, और फ्यूचर वैल्यू में डिस्काउंट पैदा किया जाएगा, मतलब डिस्काउंट उसमें से निकाल दिया जाएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। यहां तक मेरी बात समझ गए आप? मुझे लग रहा है कि आज आप लोगों को मैं कंफ्यूज ही कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, इसमें फ्यूचर वाली पीवी में थोड़ा डिस्काउंट रेट का दोबारा बता दीजिए सर। डिस्काउंट रेट है कि मैं फ्यूचर में एक अमाउंट को इमेजिन कर रहा हूं, यार हमें 10 लाख का फायदा हो जाएगा। हम सोच रहे हैं, हमारा ख्याल है कि हमें 10 लाख का फायदा हो जाएगा। उस 10 लाख की को कम करके प्रेजेंट वैल्यू बनाएंगे ना, प्रेजेंट वैल्यू विल बी लेस ना, ऐसे ही है ना। सही सही तो सही उस सर। पे कोई ऐसा कैरेक्टराइजेशन करनी होगी कोई कि वो कम होके डिस्काउंट होके आज की वैल्यू बन जाए। तो अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से निकालनी है तो आई विल गेट अ लेसर वैल्यू। तो डिस्काउंट फैक्टर घटाता है और इंटरेस्ट फैक्टर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाता है, सही राइट। सही अच्छा, एक बात तो ये होगी, इसका मतलब ये याद रखना है कि जब भी कभी प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकाली जा रही हो तो आप इंटरेस्ट रेट लेंगे, और जब भी कभी फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकाली जा रही हो तो हम डिस्काउंट रेट लेंगे, डिस्काउंट रेट। राइट। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि ये दोनों बैंकिंग के रेट्स हैं, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये बाकी बैंकों को एडवाइस करता है, उनको फिक्स करके देता है कि आज का डिस्काउंट रेट ये है और जो अपना इंटरेस्ट रेट ये दोनों अलग अलग होते हैं, थोड़ा फर्क होता है दोनों में। उसकी वजह ये होती है कि जो बैंक्स हैं
उन्होंने भी तो कमाना है ना, वो कोई खुदा वास्ते तो नहीं बैठे हुए। तो वो क्या करते हैं कि वो बीच में कमीशन काटते हैं। आपसे पैसा लिया, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, आपको फर्ज करें 10% दिया, वो अगले से 20% लिया या 10-12% लिया। तो जो उस एक तरफ इंटरेस्ट रेट लग रहा होता है, दूसरी तरफ डिस्काउंट रेट लग रहा होता है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज एक्चुअली व्हाट द बैंक इज अर्निंग। ये वो अपना कमीशन निकाल रहा होता है। ये तो सादा सा फार्मूला है कि बैंक पैसे कैसे कमाते हैं, लेकिन बैंक हो गए हैं वो बनियों के और जूस के की फिलोसफीज पे, तो वो तो गेम कुछ और करने लग गए। अब वो क्या करते हैं कि आपका पैसा, एक तो ये ना कि मैंने पैसा रखाया और आपने कर्जा ले लिया बैंक से, राइट, ये तो स्टेट बात होगी कि मुझे इंटरेस्ट देंगे, उसका डिस्काउंट कटेगा और उसके डिस्काउंट में से निकाल के तो आप मेरा प्रॉफिट निकाल देंगे और बाकी बैंक यशी करेगा। मतलब बैंक विल अर्न मोर। अगर उसने 10% मुझे देना है तो वो शायद 12% ले रहा है, और मतलब उस बंदे से 12% ले रहा है इंटरेस्ट, और अल्टीमेटली जो 2% का जो 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 फासला है, ये बैंक की कमाई है। अच्छा, अब बैंक क्या करता है, ये हो तो मैं इससे भी कहूं कि यार चलो वेरी ऑनेस्टली बैंक इज डूइंग दैट। बैंक क्या गेम करता है कि बैंक इन्वेस्ट दिस इनटू शेयर्स, सट्टे में लगा देता है, शेयर्स में लगा देता है, या फॉर दैट मैटर अगर और ज्यादा जेन्युइन बात करनी है तो बिजनेस में लगा देता है, और उससे वो 10% नहीं कमाता, वो 20% नहीं कमाता, वो 300% कमाता है पर ईयर। और आपको क्या देता है, आप देखिए जरा आजकल के रेट क्या है। अगर इतना पैसा बैंक कमा रहा है तो आपको वो इतनी कम रेट क्यों देता है? आजकल तो वो रेट कुछ 7 से भी नीचे आ गया, 6 के करीब आया हुआ है, और शायद उससे भी नीचे जाने के कभी इम्कान आते हैं। ये जो वर्ल्ड बैंक आपके ऊपर डंडा रख के बैठा हुआ है, वो ये काम आपसे करवा रहा है, आपके रेट्स नीचे दबाए जा रहे हैं। आप देख लें जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर, मुझे याद है कि मैं 1992 में अमेरिका में जब गया तो मुझे फर्स्ट टाइम मैं हैरान हुआ कि यार ये लोग इतना कम इंटरेस्ट देते हैं। 8% था उस वक्त, अब तो शायद उससे भी कम हो गया हो, 4-5 पे आ गया हो। 8% था डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इंटरेस्ट। पाकिस्तान में हम उस वक्त 12 ले रहे थे। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो बड़े प्रॉमिसिंग होते हैं, उसके अंदर हमें पैसे की जरूरत होती है, और वहां हम जो जो इन्वेस्टर है उसको हम फायदा ज्यादा देते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हो जाते हैं उनके पास गुंजाइश कम हो जाती है। खैर ये एक अलग बहस है, मैं इसके अंदर ज्यादा नहीं जाना चाहता। अब खैर ये सर माइक बंद कर देंगे फैसल साहब? अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपको अभी डिस्काउंट रेट का और इंटरेस्ट रेट का तो फर्क पता चल ही गया। अब हम आते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की तरफ। ये मैं जरा इसको क्लीन कर लूं स्क्रीन को। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये वही बात है। वो ये कहता है कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, अब याद कीजिए मैंने फॉर्मूला लिखा था पीवी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई बाय समथिंग एंड डिवाइड बाय समथिंग मैंने किया था। अब वो देखिए क्या, वो उन्होंने उसका ये फॉर्मूला बनाया, उन्होंने कहा जी जो फ्यूचर में पैसा आने वाला है उसकी अमाउंट आप इस जगह लिख दें, जो 1 लाख रुपया 1 साल बाद आना है उसको यहां लिख दें, और ये एक फार्मूला बना दिया 1+R का मतलब है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्या मिल रहा है, बैंक फर्ज करें कह रहा है जी कि डिस्काउंट रेट है 5% या 10%, चलें फॉर यूनिफॉर्मिटी से हम 10% ही रखते हैं। वो कहते हैं 1+10%, और इस सारे के ऊपर रेज टू द पावर द नंबर ऑफ ईयर्स जिसके बाद वो अमाउंट आएगी। अगर से ये अमाउंट 2 साल बाद आने वाली है तो मैं कहूंगा 1+10% होल रेज टू द पावर 2। अगर 1 साल है तो मैं रेज टू द पावर 1 कर दूंगा। अच्छा, आर का क्या मतलब है, 10% जब कहते हैं 10% का मतलब होता है 10/100।
So 1 plus 10 by 100 is equal to what? 10 by 100 क्या बना? जल्दी जल्दी बोले जी। 10 by 100 क्या बना? आतिफ साहब। सर 0.1 और 1 plus 0.1 0.1 क्या हुआ? 1.01 1.1 1.1 सॉरी और अगर 1 साल हुआ तो रेज टू द पावर क्या होगा? 1 इसका मतलब है कि 1 का मतलब है 1 ही। तो ये 1.1 से अगर मैं 1 लाख रुपए को डिवाइड कर दूं तो ये 1 साल बाद जो 1 लाख आना है उसकी अमाउंट आ जाएगी 90,910 रुपया। और अगर 2 आज साल उसकी बाद उसकी आज की वैल्यू ही आएगी। आज की वैल्यू आ जाएगी। अगर 2 साल बाद आना है तो उसका क्या बनेगा? 1.1 रेज टू पावर 2 1.1 रेज़ टू 2 का मतलब है 1.21। वही बात 1,10,000 1,21,000 याद है ना? फिर 1,33,100 एग्जैक्टली वही चीज बनती है। जी फैसल साहब। सर आपका माइक में आवाज बहुत आ रही थी इसलिए मैंने बंद किया था। जी फैसल साहब। सर बस वही माइक नहीं ऑन हो रहा था, बस आपसे जी वो वही इसलिए कि आपके बैक में बहुत आवाज आ रही थी, मैंने इसलिए बंद कर दिया था। तो अपना माइक खुद ही बंद कर दिया करें। ओके सर। अच्छा मैं ये बात मेरी समझ आई ना आपको? कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है ना ये? जी सर, फ्यूचर वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर जब हम उसको कंसीडर फार्मूला करते हैं तो देखें, डेफिनेटली आप फार्मूला देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 plus r raised to the power t. R is the discount rate. If the discount rate is 10%, it comes out to be 1.1. ऐसे ही है। 1 plus 10 by 100. 1 plus 10 by 100 is 1.1. अगर 1 साल का पीरियड है तो 1 रेज टू द पावर होगा, दूसरा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1.1 ही रहा। लेकिन अगर नंबर ऑफ ईयर्स 2 साल हैं तो ये 1.1 को जब 2 से मैं रेज पावर करूंगा तो ये बनेगा 1.21। और अगर 3 साल हुआ तो ये बन जाएगा 1.331। और 4 साल करूंगा तो वो 1.4 समथिंग 4.6 समथिंग बन जाएगा। आर यू विद मी ऑन दैट? ठीक है जी। अब आप जरा खुद हिसाब किताब लगा के बता दें, 1 लाख को 1.1 से 1.1 से डिवाइड करें तो वही वैल्यू आती है ना जो आपने कैलकुलेट पहले भी करके दी थी मुझे, 90,910 रुपए या समथिंग व्हाटएवर टू बी एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं। और अगर 2 साल होगी 1 ईयर जी 1 ईयर की, और अगर 2 साल हुई तो 1.21 से डिवाइड कर दीजिए, वो आ जाएगी 82,640 रुपए। अगर वो 3 साल हुआ तो आप उसको 1.331 से कर देंगे डिवाइड, तो वो बन जाएगा 75,130 रुपए। आप देख लें, पैसा जितना देर से आ रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम होती जा रही है। इसीलिए मैंने ये कहा था कि पैसा जल्द अज जल्द आना चाहिए, ज्यादा पैसा जल्द अज जल्द आना चाहिए ताकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आए। जो पैसा 5 साल बाद आना है उसकी वक़्त तो घट के 62,090 रुपए रह जाएगी। जो 1 लाख रुपया 5 साल बाद आना है वो आज के हिसाब से 62,000 का है। और फर्ज करें जो 25 साल बाद आना है, 25 साल बाद जो रुपया आना है उसकी हैसियत क्या है आज? 9,230 रुपए। कोई आपसे ये कहता है कि मैं आपको 25 साल बाद 1 लाख रुपया दूंगा, तो इसका मतलब है कि ही इज प्रॉमिसिंग यू 9,230 रुपए ओनली। कैसा लगा? अब मैं बताता हूं कि ये चार्ट सा बना हुआ है, ये क्या है। उन्होंने इसी फार्मूले को इस तरह से किया, उन्होंने कहा ओके, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू इन ईयर टी डिवाइड बाय 1 प्लस आर टी। तो कैन वी से कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू इन ईयर टी मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी। इज इट ओके विद यू? सेम आंसर आ सेम बात है ना? ओके, ये मैंने क्यों किया है? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वो जो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी वाला पोर्शन है उसको मैं बीच में से काट के अलग कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि दिस थिंग इज कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर।
नाउ जस्ट लुक एट दिस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पार्टी, इसके अंदर व्हाट इज अननोन? देयर आर ओनली टू अननोन्स, आर एंड टी. So if I assume one, I can find the other. क्या कहते हैं? अगर मुझे R की वैल्यू पता हो तो मैं ओवर द इयर्स R की मुख्तलिफ वैल्यूज निकाल सकता हूं, या मुझे टाइम की वैल्यू पता हो मैं R की वैल्यू निकाल सकता. तो मतलब एक मैं एज्यूम करूं और एक को मैं प्लॉट करता जाऊं. ये जनाब एग्जैक्टली ये काम किया हुआ है. ये नीचे एनपीवी का डिस्काउंट फैक्टर का चार्ट बना हुआ है, टेबल बना हुआ है. उसने क्या किया, उन्होंने कहा दो ही अननोन है ना, एक तरफ मैं ईयर्स लिख देता हूं 1 2 3 4 5, और दूसरी तरफ मैं परसेंटेज लिख देता हूं डिस्काउंट रेट की 5 6 7 8 9 10 जो भी है. और फिर जो इंटरसेक्शन पे एक्सेल शीट में बना लीजिए, इधर फार्मूला फीड कर दीजिए, इस ये वाला फार्मूला फीड कर दीजिए 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेशो पावर टी, और आर की वैल्यू ले लीजिए आप 5% और ईयर की वैल्यू 1% ले लीजिए, सॉरी 1 ईयर ले लीजिए. तो ये इसका जब आप ये इस फार्मूले में डालेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर टी, तो आपका जवाब आएगा 0.9524. फिर 6 पे ये आएगा, 8 पे ये आएगा, 10 पे ये आएगा, और इसी तरह आप अगले 20-25 सालों का निकाल के रख लें. दिस इज कॉल्ड टेबल. ये बना बनाया टेबल अक्सर अकाउंटिंग की किताबों में, स्टैट की किताबों में बना बनाया मिलता है. खुद बना सकते हैं आप, अपनी एक्सेल शीट बना लें, जो भी कुछ करना चाहते हैं. लेकिन इसका फायदा ये होता है कि नाउ आई डोंट हैव टू बॉदर अबाउट एनीथिंग. आई सिंपली, अब ये तो हो गया ना, मेरी इस फार्मूले पे आ जाए, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर. फार्मूला आसान कर दिया मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर. कहानी खत्म. तो डिस्काउंट फैक्टर मैंने कहां से पढ़ना है, वो मैं इस टेबल से पढ़ लेता हूं. मैं कहता हूं अच्छा व्हाट इज दी परसेंटेज डिस्काउंट की 10% है. ओके, कितने साल हैं? 5 साल हैं. तो 5 साल के सामने देखिए क्या वैल्यू आ रही है, 0.6209. तो मैं अपनी जो अमाउंट है 1 लाख रुपए की, उसको 0.6209 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेंगे 62,090 रुपए. आर यू विद मी? समझ आया ना जी? सर हम ये कह सकते हैं कि मतलब हम ये रिज्यूम कर सकते हैं, करना चाहिए कि अगर सपोज हम जो पहले 4 प्रोजेक्ट थे इसमें 1,50,000 और जो इस तरह एनपी आ रहा था, हम ये एनपीवी नेट प्रॉफिट आ रहा था, तो एनपीवी निकाल के देखें कि वो वाकई नेट प्रॉफिट आ रहा था या नहीं आ रहा था. सर इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि फिजिकली क्या हो रहा है. प्रोजेक्ट ठीक तो है, अभी शुरू ही नहीं हुआ. हम तो ठीक है, अभी ख्वाब देख रहे हैं. हम तो ऐसी ही फिजिबिलिटियां बना रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा. मतलब मैं अंदाजे लगा रहा हूं कि अगर ये प्रोजेक्ट किया गया तो इसमें ऐसा ऐसा होगा, इस वक्त तक इतने पैसे आ जाएंगे, इतने रेवेन्यू इधर से आ जाएंगे, इतने उधर तक आ जाएंगे. और फिर मैं एक कैलकुलेशंस करके एक झूठ मूठ का माहौल बना रहा हूं कि अच्छा यार ये फायदे में जा रहा है, ये वाला नुकसान में जा रहा है, कौन सा तरीका, कौन सा वाला प्रोजेक्ट लिया जाए. तो ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए है कि कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए. राइट? प्रोजेक्ट जब शुरू हो जाते हैं तो फिर हम उसकी करते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. वहां पे ये कॉस्ट बेनिफिट नहीं होता. कॉस्ट बेनिफिट प्रोजेक्ट की लाइफ में अगर होता है तो जब कोई नया डिसीजन लेना हो तब होता है कि जी इस प्रोजेक्ट में क्या ऐड कर लिया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए. किसी भी चीज, किसी भी डिसीजन में जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा, वहां हम उस पैसे के डिसीजन के बारे में, उस पोर्शन का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं. लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब यही है कि अभी कुछ नहीं हुआ, फ्यूचर में होना है. हम अंदाजे लगा रहे हैं, गेस लगा रहे हैं, हम अपना हिसाब किताब बना रहे हैं. तो बिजनेस केस आपको पता है, प्रोजेक्ट थोड़ी होता है उस वक्त. बिजनेस केस तो उस वक्त होता है जब कुछ नहीं होता, और ये फैसला करते हैं वेदर हमें ये प्रोजेक्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अगर वो सूदमंद नहीं है तो हम कहते हैं नहीं यार हम तो नहीं करेंगे, हम इसमें क्यों टांग फंसाएं अपनी. आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. जी सर. ओके जी, आगे चलते हैं. ये आपको टेबल समझ आ गया. यू कैन रेफर टू दिस टेबल. नाउ आई एम टेकिंग यू टू द, वही हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ लेके जा रहा हूं. प्रोजेक्ट 1 को देखते हैं कि प्रोजेक्ट 1 की क्या सूरत हाल है. ये जो पहला कॉलम है
ये प्रोजेक्ट वन के एक्चुअल कैश फ्लोज हैं। ये जो आपका नेट प्रॉफिट निकला था ये कैश फ्लोज है। पहले 1 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ, 10,000 10,000 10,000। लेकिन मसला ये है, ये जो 10,000 पहले साल आप कह रहे हैं 10,000 है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 1 साल बाद जो 10,000 रुपया आना है उसकी अगर 10% के हिसाब से देखी जाए तो उसमें फैक्टर लगेगा 0.9091 का। इसका मतलब है कि ये 10,000 रुपए 9,091 रुपए के बराबर है। जो अगले साल दूसरे साल 10,000 रुपए आने हैं उसकी आज हैसियत 8,264 रुपए है। जो 10,000 3 साल बाद आने हैं उसकी आज हैसियत 7,513 है। और जो 20,000 रुपया 4 साल बाद आना है उसकी आज हैसियत 13,660 है। और जो 1 लाख रुपया 5 साल बाद आना है उसकी हैसियत 62,090 रुपए है। और 1 लाख तो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और अगर मैं ये सारी अमाउंटें जमा भी कर लूं और इसमें से 1 लाख रुपया माइनस कर दूं, I will be left with only 618 euros या pounds, which is amazing because जब हम नेट प्रॉफिट कर रहे थे तो हम बड़ी डींगे मार रहे थे कि 50,000 का नेट प्रॉफिट है, लेकिन हकीकतन उस पैसे की जो करंट वैल्यू है वो 618 रुपए है। कोई पागल ही होगा जो इतनी लो फायदे के लिए, लो हैंगिंग उसके लिए अपना इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा। तो अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू ने हमें ज्यादा बेटर व्यू दे दिया और हम ये फाइंड करने के काबिल हो गए कि जनाब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या है। इसी तरह अगर मैं बाकी प्रोजेक्ट्स का भी हिसाब किताब करके आपके सामने रख दूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये पहले कॉलम जो बने हुए प्रोजेक्ट 1 2 3 4 ये तो नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। उसके बाद ये डिस्काउंट रेट मैंने इसका लिख दिया, और फिर मैंने कहा प्रोजेक्ट 1 की। अच्छा एक बात गौर कीजिएगा, ये इस चार्ट में जो पिछली वाली थी, सॉरी, हाँ, यहां पर ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो बना के निकला है ये हर साल की अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकाला और जब सारों को जमा किया नीचे उसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। 618 जो निकला ये मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, और ये प्रेजेंट वैल्यूज हैं पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, चौथे साल की, 5वें साल की, वगैरह वगैरह। अब जनाब प्रोजेक्ट 1 का तो वही हाल है, 600 कुछ रुपए की बात थी। प्रोजेक्ट 2 को जब मैं देखता हूं तो ये वही वाला प्रोजेक्ट है जो सबसे अच्छा लग रहा था हमें नेट प्रॉफिट के अंदर। इसका हाल देखिएगा जरा, 10 लाख रुपया, और इसकी जो जो कितने रुपए आए थे, 2 लाख रुपया आया था, उसकी हैसियत है 1,81,000। जो 2 साल बाद आया था 1,65, 1,50, 1,36, और जो 3 लाख आया है उसकी 1,86। टोटल जो इसकी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकली है वो है -179,750। मतलब जो 10 लाख आपने इन्वेस्ट किए थे उसमें से भी कोई 1.25 लाख कम ही मिले आपको। सो दिस इज अ टोटल डिजास्टर। अभी तक आप देख चुके हैं कि स्वाय नेट प्रॉफिट के प्रोजेक्ट 2 किसी में पास नहीं हुआ। ये अपना पे बैक के अंदर फेल हो गया, ये आरओआई में फेल हो गया, और अब जो है अब तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में तो इसका बेड़े गर्क हो गया, माइनस में चला गया। जबकि प्रोजेक्ट 3 आपको दे रहा है 13,723 नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहां पहली दफा ऐसा हुआ है कि प्रोजेक्ट 1 और 3 का जवाब फर्क आया है, और ये मेरा वो पॉइंट जस्टिफाई करता है कि प्रोजेक्ट 1 आपको शुरू में कम कम दे रहा था और बाद में ज्यादा दे रहा था, और प्रोजेक्ट 3 आपको कंसिस्टेंट दे रहा था। कंसिस्टेंट देने की वजह से वो 13,723 उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू है, और उसके देर से देने की वजह से प्रोजेक्ट 1 जो है उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, 600 कुछ रुपए उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलता है। ये फर्क पड़ता है जब आप प्रेजेंट वैल्यूज को लेना शुरू करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं, तब आपको असल हकीकत खुल के सामने आती है कि कौन सा प्रोजेक्ट किसके मुकाबले में है।
और प्रोजेक्ट 4 की तरफ देखें तो इट अपीयर्स एज अ विनर नाउ. इट गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट 21,665 रुपीज और दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट. अगर मैं इसको देखूं ROI में भी ये बेस्ट था, ये इसमें भी बेस्ट है, और इसके अलावा जो बाकी हमने किया था, क्या नाम है उसका, नेट प्रॉफिट में ये सेकंड नंबर पे था, पे बैक में भी ये सेकंड बेस्ट था मेरा ख्याल है. मतलब ये है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट 4 इज द विनर. इसके बाद जनाब ये तो हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू, और मैंने आपको कल बताया था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के जो दोनों रेट्स हैं, डिस्काउंट रेट हो जाए या इंटरेस्ट रेट हो जाए, ये बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है. इट इज वेरी गुड मेथड कि मुझे ये पता चल जाए अपना बिजनेस शुरू करने से पहले कि क्या मैं बैंक से ज्यादा रेट कमा पाऊंगा कि नहीं. अगर तो मैं बैंक से कम रेट कमाने की उम्मीद है, तो भाई फिर वो पैसे बैंक में रखा दो, इतनी मेहनत क्यों करते हो. जी फैसल साहब. अच्छा सर, ये जो प्रोजेक्ट 4 है इसमें जो लास्ट जो ये आ रहे हैं, मतलब ये भी कंसिस्टेंट 30,000 रुपये आ रहे हैं और 5th ईयर में 75,000 आ रहे हैं. आया तो इसमें भी लास्ट ईयर में ही रहे हैं, लेट आ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से ये लास्ट नेट एनपी. लास्ट तो एक अमाउंट है ना, आप ये देखिए कंसिस्टेंसी कितनी जा रही है. 30 की कंसिस्टेंसी की वजह से उसको फायदा हुआ है. अगर ये 75 ना होता, आखिरी वाला 10 होता, तो और ज्यादा फायदा होता. अगर पहला फिगर 75 होता और बाकी 30 होते, और ज्यादा फायदा होता. ठीक है, ठीक है, ओके. ठीक है, तो वो ये इसकी कंसिस्टेंसी ने इसको बचाया है. अच्छा जी, ये आपने देख लिया एनपीवी. तो एनपीवी मैंने ये कहा आपको कि ये बैंक रेट के ऊपर डिपेंड करता है. मैं अपने बिजनेस को बैंक से तब कंपेयर करूं जब मैंने ये फैसला करना हो कि बिजनेस करना ज्यादा बेहतर है या बैंक में पैसे रखना ज्यादा बेहतर है. क्योंकि बिजनेस मतलब बाय नेचर इज सपोज टू अर्न मोर देन द बैंक, राइट. क्योंकि बैंक भी आपका पैसा लेकर बिजनेस में ही लगाता है. इसका मतलब है कि वो बिजनेस से ज्यादा कमाता है और आपको कम इंटरेस्ट देता है. तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट नजर आता है जो बैंक रेट से भी कम फायदा दे रहा है, तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि भाई पैसे आप बैंक में रखवा दें, आप तकलीफ ना करें प्रोजेक्ट करने की. ऑन दी अदर हैंड सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट मुझे सबसे ज्यादा फायदा देता है. तो जब मैं प्रोजेक्ट के ज्यादा फायदे की बात करता हूं, व्हाई शुड आई बी हुक्ड ऑन टू द बैंक रेट्स. भाई बिजनेस का बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बैंक से ना तो लोन मांग रहा हूं ना कुछ कर रहा हूं, तो बैंक का रेट मैं क्यों इस्तेमाल करूं. दैट इज वेयर आई नीड टू यूज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. हमारा पांचवा मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में कोई डिस्काउंट रेट नहीं होता, या यूं कह लीजिए कि डिस्काउंट रेट बैंक वाला इस्तेमाल नहीं होता. जब वो नहीं होता तो फिर मैं कहां से लाऊं डिस्काउंट रेट. मुझे तो नहीं पता क्या डिस्काउंट है. मगर एक बात मुझे जरूर पता चल गई है कि एनपीवी की वैल्यू माइनस में भी जा सकती है और प्लस में भी जा सकती है. इसका मतलब है कि देयर इज, for every project there is a specific percentage at which a project can be break even from present money value perspective. आज के पैसे के हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट कितनी फीसद के ऊपर आता है, अगर मैं ये फाइंड कर लूं, तो दैट इज माय इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ये मुझे इंडिकेट करेगा कि इसके ऊपर तुम सेफ हो. तो मतलब इसको निकालने के लिए, और जब मुझे ये भी नहीं पता कि क्या डिस्काउंट रेट में लगाऊं, तो मुझे एक बात पता है कि एनपीवी इज इक्वल टू 0. मैं क्या करता हूं, मैं एट रैंडम वेरियस वैल्यूज ऑफ डिस्काउंट रेट एज्यूम करता हूं. मैं कहता हूं 3% पे भी पूरा एनपीवी निकालो, 4% पे भी, एक ही प्रोजेक्ट का
3% पे भी निकालो, 4 पे भी निकालो, 5 पे भी निकालो, 6 पे भी निकालो, 7 पे भी निकालो, और देखो कि कहाँ आपका 0 पॉइंट आता है। आप देखें, आपने जैसे अभी कैलकुलेशन करके देखी, आपने देखा कभी जवाब पॉजिटिव में आ रहा है, कभी नेगेटिव में आ रहा है। तो अगर तो आपका एक जवाब पॉजिटिव में आया है और आप जब परसेंटेज बढ़ाते हैं तो वो मजीद बढ़ता जाता है, इसका मतलब है आपको परसेंटेज घटाने की जरूरत है। फर्ज करें आपने 10% पे निकाला और 12 पे उससे ज्यादा जवाब आ रहा था, तो आप फिर 10 से पीछे आए, 8 पे निकालें, 6 पे निकालें। जब आप 6 पे आए तो आपको पता चला कि ये तो माइनस में चला गया है। आप फिर 7 पे निकालें, पता चलता है अभी भी माइनस में ही है थोड़ा सा। इसका मतलब है कि आपका 0 पॉइंट जो है वो 7% और 8% के दरमियान है। 7.05 हो गया फर्ज करें। सो दैट एग्जैक्ट पॉइंट 7.05% इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब आई एम अश्योर्ड टू हैव मोर देन दिस प्रॉफिट, राइट? तो इसका मतलब है कि जिस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज्यादा होगा वही बेस्ट होगा। क्या कहते हैं जी? जी सर। अच्छा, इसका मैं एक आपको डायग्राम दिखा दूं। जनरली ये कहा जाता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को, अगर क्योंकि हिट एंड ट्राई कर रहे हैं ना हम कह रहे हैं 8% पे निकालो, 9 पे निकालो, 10 पे निकालो, 11 पे निकालो, 12 पे। जब मैं इसको प्लॉट करता हूं कि जी कभी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, तो अगर मैं प्लॉट करता हूं, दिस विल ऑलवेज फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर आई डोंट हैव टू कैलकुलेट फॉर एवरी वैल्यू। मैं एक बड़ी सी वैल्यू और एक छोटी सी वैल्यू अगर निकाल लूं और उसको प्लॉट कर लूं, उसके दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन लगा लूं, तो जहां पे वो लाइन परसेंटेज वाली लाइन को क्रॉस कर रही है, वहां से मैं पढ़ सकता हूं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द वैल्यू एट विच द परसेंटेज विल बिकम, अपना जो आपका एनपीवी विल बिकम एग्जैक्टली जीरो। So in this case, it comes out to be 10.24 के करीब आ रहा है। 10.24% पे ये मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल आया। और इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं 10.14 को कैलकुलेट करके देख लें क्या एनपीवी निकलता है। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड भी आपके सिस्टम्स हैं, आप एक्सेल शीट के ऊपर एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, और बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिन पे आप ये एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। बैंक वालों के पास सॉफ्टवेयर होता है, वो तो ये बहुत ज्यादा निकालते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि उन्होंने जब लोन देने होते हैं ना, तो वो फिर आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की मार मारते हैं। तो आपसे तो उन्होंने जूस निकाल लेना। आप देखें ना, आप गाड़ी सेल्फ फाइनेंसिंग करवाते हैं, तो क्या आप 10% दे रहे होते हैं या 20% दे रहे होते हैं? वो आपकी खाल खींच रहे होते हैं। वो आपसे 30-30, 40-40% ले रहे होते हैं, और आपको कह रहे हो देखें जी आईआरआर तो इतना छोटा सा है। भाई आईआरआर तो छोटा है, तुम खाल कितनी खींच रहे हो ये बताओ। मतलब वो कहते हैं जी वो आईआरआर काइबर देखिए प्लस 3% आ रहा है जी। काइबर प्लस आईआरआर होता है कि जी 5%, जी काइबर प्लस 5। बिल्कुल। तो वो वहां पे आपकी इतनी खाल खींच जाते हैं। और अगर आप इंटरेस्ट रेट लेने जाएं तो पता चलता है जी आजकल तो 7%, 7 तो बहुत बड़ी बात है, 5 और 6 के दरमियान आ गया अभी इंटरेस्ट रेट। और जब आप गाड़ी का फाइनेंसिंग करवाते हैं तो वो आपसे कोई 20-30% ले लेते हैं, आपसे डबल दी कॉस्ट ऑफ द कार, ट्रिपल दी कॉस्ट ऑफ द कार रिसीव कर लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जितना लंबा पीरियड आप रखेंगे उनको उतना ही मजे हैं। और आप ये देख लीजिए, ये क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम और ये फाइनेंसिंग वाला, ये जो कहते हैं ना सूदी बिजनेस होते ही बुरे हैं, इनके अंदर इनहेरेंटली फ्लॉ है। आप ये देखिए कि मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे लेके खर्च करता हूं, और क्रेडिट कार्ड मुझे क्या परसेंटेज लगाता है पता है आपको? इंटरेस्ट जो देते हैं वो तो 5% देते हैं, और क्रेडिट कार्ड जो मुझे पर डे के हिसाब से चार्ज करना शुरू कर देता है, पर डे के हिसाब से 3% पर डे। ओ भाई, मुझे साल बाद तुमने 5% देना था और मैंने तुमसे पैसे लेके खर्च किए, तुम मुझसे 3% पर डे दे रहे हो। को खुदा का खौफ नहीं है? इस तरह से वो आपकी खाल खींचते हैं, और आपने एक बड़ी अमाउंट एक दफा जब खर्च कर ली है वो आप पे बैक नहीं कर पाते, और वो जो थोड़ी बच जाती है वो फिर मल्टीप्लाई होकर बढ़ जाती है। वही बनिए वाला सिस्टम मुकम्मल, पूरी जिंदगी के लिए आप इनके मोहताज होके रह गए। और गाड़ी में भी वो यही सलूक करते हैं, बंदा तंग आ जाता है कि मैं किस तरह से जान छुड़ाऊं।
तो ये जनाब इस चीज को ध्यान में रखिए। अच्छा खैर, एक मैं और डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन दरअसल ये स्ट्रेट नहीं होती, ये स्लाइटली कर्व्ड लाइन होती है। लेकिन इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, मैं वो एक्सट्रीम पॉइंट्स को मिला दूं तो वो लाइन कहां से गुजरेगी, इधर से नहीं गुजरेगी तो जरा ऊपर से गुजर जाएगी। तो इसका मतलब है इट एटलीस्ट ब्रिंग मी क्लोजर टू द राइट करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अगर वो छे कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है, से कि ये बन 70.8 यहाँ पे नजर, जो वो 7.18 होगा, वो 18 होगा। तो फिर मुझे जब जीरो नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा कम करूंगा तो मुझे जीरो आएगा। बट एनीवेज, अगर आप एक्सेल शीट के ऊपर निकाल लें, पूरी आपको हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा निकाल देगा। जी जनाब, दिस इज द एंड ऑफ माय ये वाले जो मेथड्स थे, इनकी तरफ से हम बात खत्म हो गई। अब आप बताइए, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस सिस्टम में? नहीं तो ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये करें। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? आरओआई को कौन सी चार चीजों में से कौन सी चीज डिफाइन कर रही है? चार ऑप्शन है। सी कर रहा है इसका। Ratio of the 3 money we receive at the end of a project to the money we have invested in it. ओके जी, और कोई बताएं? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड। ओके जी, सी इज सर द ए राइट भी आंसर। हो सकता है सर ये। नहीं, ये नहीं हो सकता। ए है द पॉइंट इन टाइम व्हेन द रेवेन्यू रिसीव्ड इक्वल द कॉस्ट। ये तो उसकी डेफिनेशन है ना, वो अपना ब्रेक इवन की। ये तो ब्रेक इवन की डेफिनेशन आ गई। ये करेक्ट आंसर है जी, सी। आरओआई इज द रेशियो ऑफ द मनी वी रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट टू द मनी वी हैव इन्वेस्टेड इन इट, expressed as a percentage. Looking at the other options, choice A describes the project payback or break-even point, not ROI, which doesn't specify a point in time. Choice B focuses on revenue only, omitting any consideration of the money we have invested, and instead referring to operational costs, जिसका यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है, after the project is over. Choice D describes describes project cost rather than ROI. वो project cost की बात कर रहा है, return on investment की बात ही नहीं कर रहा. Therefore, choice C is the only best option. ये एक और क्वेश्चन है जी। A sponsor is trying to determine which project has the greatest business value. One project returns 5 million in 3 years. ठीक है? Another project returns 6 million in 5 years. Cost of borrowing capital to fund the project is 4%. Which of the following is the best approach to determine the project with the greatest value? ये बताइए जी। परसेंटेज है टू 4%, और एक प्रोजेक्ट है जो कि 3 सालों में 5 मिलियन दे रहा है और दूसरा 4 सालों में 6 मिलियन दे रहा है। दोनों का निकाल लें 4% के हिसाब से, प्रेजेंट वैल्यू निकालिए दोनों की। ये यानी व्यूज।
बड़ा सिंपल सा है जी, मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंटली जवाब दीजिए, ये बड़ा सही निकला यार, कैलकुलेट करके देखना है। मैं इतना बता दूं कि ऑप्शन सी सी और डी होगा। तो हो नहीं सकती, क्योंकि अच्छा, एनपीवी कहां से निकालेंगे आप? आपके पास कोई वो प्रेजेंट वैल्यूज मौजूद है? प्रेजेंट वैल्यू तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते आप। नहीं, वह प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट वैल्यू तो निकाल सकते हैं, हाँ लेट हाँ, से। निकालें निकालें। नहीं, वो अब तो फार्मूले में करना पड़ेगा, पर 6 months 5 minutes 3 years। चूज द प्रोजेक्ट विद द लोएस्ट कॉस्ट, चूज तो द बी प्रोजेक्ट विद द बी हाईएस्ट ऑप्शन, वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू वाला फिर चौथा वाला हो सकता है फिर तो। सर ये बी इसलिए हो सकता है कि शॉर्टर पे बैक पीरियड है। पे बैक पीरियड है, ओके। हम्म, तो आप ये समझ रहे हैं, अप्रोच द प्रोजेक्ट विद द ग्रेटेस्ट वैल्यू। उसने ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर नजर आ रही है मुझे कहीं पर, वो तो डी में नजर आ रही है, तो हाईएस्ट वैल्यू। कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड चूज द प्रोजेक्ट द हाईएस्ट वैल्यू। क्या कहते हैं? सर सी नहीं होगा? सी लोएस्ट वैल्यू कैसे देखिए, होगा? जिसकी लोएस्ट कॉस्ट कैसे होगा? नहीं, कॉस्ट कहाँ दी जिसकी हुई है? नेट प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट तो नहीं, दी नहीं है। कॉस्ट तो दी नहीं हुई। हाउ डू यू नो लोएस्ट कॉस्ट? नहीं, मैं ये इस तरह देख रहा हूँ, अगर हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं और 6 मिलियन जो हमें 4 साल बाद मिल रहा है, जी वो अगर करंट उसकी वैल्यू लो है, लेट्स से हाँ उसकी जो भी वैल्यू आती है प्रेजेंट वैल्यू, हाँ, और दूसरा है 5 मिलियन वाला 3 साल में, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को कंपेयर कर लें। सर जस्ट ये अगर तो 5 मिलियन को 3 पे कैलकुलेट किए डिवाइड बगैर, करें तो ये 1 हमें 5 कैलकुलेट मिलियन को किए अगर बगैर नजर आ रहा है, जी 3 सर, साल में 5 मिलियन है, तो ये तो ज्यादा वैल्यू जी देगा जी ना, हाँ जी, जो 4 साल में 6 1.5, मिलियन। जी जी, 4 साल में 6 मिलियन, 1.5 मिलियन पर ईयर हो गया अगर हम हाँ कंसिस्टेंट भी एग्जैक्टली, लगाए। बिल्कुल। और 5 ईयर 3 5 वो तो तो 1.5 से मच ज्यादा बेटर। हो गया। तो अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ए और बी को, तो आई वुड गो फॉर बी। मगर उसने ये यस, कहा ही नहीं है आपको कि आप बताएं कि शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड क्या है। सवाल को गौर करें, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट अप्रोच टू डिटरमिन द प्रोजेक्ट विद द ग्रेटेस्ट वैल्यू? यही है। डी सर, डी। ए कैसे हो सकता है? ए और बी तो निकल गए ना, डी डी आएगा। वो कहते हैं जी, टू एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ टू प्रोजेक्ट दैट विल बी कंप्लीटेड एट डिफरेंट टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग टाइम पे खत्म हो रहे हैं। वी कैन यूज नेट प्रेजेंट वैल्यू टू level the amounts into today's value. So calculating the NPV and choosing the project with the highest NPV value is the way to go. Choice A points us to the project with the highest return. But the question is asking for the best approach. The highest value कौन सी चीज दे रही है, रिटर्न की बात नहीं हो रही। Likewise, B and C do not address the best approach to take. तीसरा सवाल जी, a sponsor is considering the business value of two projects. Which of the following definitions best describe the approach for assessing and applying the concept of internal rate of return? IRR। आप बताइए कि IRR को कौन सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करती है? ये मैंने बोला है अभी थोड़ी देर पहले। सर ये ए होगा। जी ए जी बिल्कुल ठीक है, यही है। यही है। हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर हम बात करते हैं। shows the earning potential of a project, like comparing investment interest rates. Higher the rate, better the investment proposition. So to use IRR to evaluate project, we calculate the IRR for each and then select the project with the highest IRR value. Cost and revenue are rolled into the calculation of IRR and are not part of the IRR evaluation. So these are the various methods. इसके बाद आपकी अर्न वैल्यू आ जाती है। क्विकली मैं अर्न वैल्यू को भी डिस्क्राइब कर देता हूं। ये मेथड दोनों, ये जो कॉस्ट बेनिफिट है और अर्न वैल्यू है, इसका
एज सच ये एजाइल के मेथड नहीं है, ये ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मेथड है, लेकिन एजाइल में भी इस्तेमाल होते हैं। अर्न वैल्यू का क्या मतलब है? क्यों जी, एनी आइडियाज? अर्न वैल्यू को क्या मतलब लेते हैं आप? तो आपने एक क्लेम किया हुआ है और आप जब वो क्लेम पूरा कर लेते हैं तो यू हैव एक्चुअली अर्नड द वैल्यू ऑफ दैट क्लेम। ठीक है ना? आप शूटिंग गैलरी में जाते हैं, कि मैं उस टारगेट पे निशाना लगाऊंगा और अगर मैंने लगा लिया तो मुझे वो वैल्यू मिलेगा। तो बेसिकली आपने जो क्लेम किया था, अगर आपने वो हासिल कर लिया तो आपको इनाम मिलेगा, राइट? अर्न करेंगे ना आप एक वैल्यू। तो प्रोजेक्ट के अंदर इसका भी परफॉर्मेंस मेजर है सर, बिल्कुल मेरे का तरीका है ये ये। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट इज अ परफॉर्मेंस मेथड टू मेजर द प्रोग्रेस ऑन परफॉर्मेंस। जो ट्रेडिशनल तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि जब हम परसेंटेजेस में और इधर उधर तरीकों से, उल्टे सीधे तरीके कहना चाहिए, उनसे जब नापने की कोशिश करते हैं तो दे डोंट गिव अस द राइट पिक्चर। मेथड शुड बी सच कि मतलब बचपन में हम एक बात करते थे कि मैथ का कोई मुश्किल सा सवाल आ जाता था तो हम कहते कि यार इसके जो यूनिट्स पहले देखो और यूनिट कन्वर्जन करो करो। एक चीज इंचेस में दी हुई है, एक फीट में दी हुई है, देख उनको जमा नहीं कर सकते। तो वी हैव टू कंपेयर देम एप्पल टू। देयरफॉर अगर कोई चीज में दी हुई है और कोई फीट में दी हुई है तो या तो फीट वाली को भी इंचेस में कन्वर्ट कर लो या इंच वाली को फीट में कन्वर्ट कर लो और फिर इसको प्लस या माइनस किया जा सकता है। एग्जैक्ट तरीके के साथ अगर हमने प्रोग्रेस मेजर करनी है तो उसके स्केड्यूल की परफॉर्मेंस, उसकी कॉस्ट की परफॉर्मेंस, उसकी स्कोप की परफॉर्मेंस, ये सब एक ही यूनिट में मेजर होनी चाहिए। हम कॉस्ट को किसी पैसों में मेजर कर रहे होते हैं, टाइम में मेजर कर रहे होते हैं, इसको स्कोप किसी और चीज में मेजर हो रहा होता है, तो इसकी एक कंपैरिजन नहीं हो पाता। और ये तीन घोड़े जा रहे होते हैं। और यूं से जो ये हुए दोनों हम कर रही ये बजट नहीं दिया जाएगा, कम दिया जाएगा, बल्कि 1/4 दिया जाएगा और ऐसा किया जाएगा, तो वो आप पे बहुत जुल्म सितम है और आपको कम कम पैसों में गंदा तरीन काम करेंगे आप, लाजमी बात है। तो कम अज कम पैसे एलोकेट किए जाते, चले कर लिए। लेकिन जो ही प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है देन दे आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट द बजट वाज, दे आर वरीड। आप अंदाजा, एक तरफ से तो बजट ज्यादा कर दिया, दूसरी तरफ से करेंगे काम भी तेज करो और अच्छा करो।
फिर ब्रेक हो रही है कब? ये अभी आवाज आ रही है? आ रही है बात, आ रही बिल्कुल। है? अच्छा, अभी ठीक आ रही है या अभी भी वैसे ही आ रही है? सर अब ठीक है। अब ठीक है। मेरा ख्याल है आजकल ये बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। अभी जैसे मैं बता रहा था, अब्दुल्ला साहब की आवाज हमें नहीं आ रही थी। क्या वजह है? मतलब क्या कभी कहीं प्रॉब्लम आता है, कभी कहीं आता है? दिस इज समथिंग रॉन्ग विद द नेट। और ये नहीं है कि आपको आपकी तरफ खराब है या मेरी तरफ खराब है। कभी आपकी तरफ खराब है, कभी मेरी तरफ खराब है, कभी किसी और तरफ खराब है। तो ये ड्रामा लगा हुआ है। अच्छा जी, क्या बात हम कर रहे थे अर्न वैल्यू के हवाले से। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम टाइम और कॉस्ट को, इन दोनों घोड़ों की लगामें एक हाथ में हो और एक जुबान में इनको मैयर किया जा रहा हो, एक यूनिट में इनको मैयर किया जा रहा हो। और टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये बताता हूं आपको कि भाई, अगर मुझे ये कहा जाए कि टाइम और कॉस्ट को दोनों को एक ही यूनिट में मेजर करना है, तो आप किस यूनिट को प्रेफर करेंगे? जी सैरफ, अगर टाइम और कॉस्ट को एक ही यूनिट में मेजर करना है तो क्या यूनिट होगा? सर आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही। सर टाइम और कॉस्ट को एक ही यूनिट में मेजर करना होगा, तो आप कह रहे हैं क्या यूनिट होगा? हाँ जी, किस चीज में मेजर करेंगे? टाइम एंड कॉस्ट। पेबैक पीरियड? नहीं नहीं, पेबैक पीरियड तो और चीज है। नहीं, फिर आई एम देखें, नॉट श्योर। मैं आपको बताता हूँ। आई मस्ट हैव। देखें, या तो देखें, एप्पल और ऑरेंजेस की बात है कि यही तो टाइम मैं को कह रही थी, इसीलिए सोच दिया था। हाँ टाइम को किस चीज से कंपेयर किया, को कैसे मेजर किया जाता है? कैजुअल को हम कैसे मेजर करते हैं? सॉरी सर। कैजुअल टाइम की हेलो। प्रोग्रेस जो है, टाइम की प्रोग्रेस हम कैसे लेते हैं? आप किन सर यूनिट्स उसको में? हाँ जी, सेकंड्स और आवर्स में? वेरी गुड। सेकंड और आवर्स में लेते हैं। तो मतलब ये है कि जी। आप जब प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस आपको आती है, तो आप क्या तो कहते उसमें हैं कि इतने घंटे का काम वीक्स हो गया? मंथ्स। जी। ऐसे तो प्रोग्रेस नहीं देते आप। जी। आप अपने बॉस को क्या नहीं प्रोग्रेस सर, देते हैं? वीक्स और मंथ्स है। नहीं नहीं सर, वीक्स और मंथ्स की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, लेकिन क्या प्रोग्रेस देते हैं आप? वीक में क्या कहते हैं आप? सर मैं वीक में, अगर मुझे प्रोग्रेस देनी हो कि इस वीक में हमने इतना काम जो है वो जी, कमिट किया था, और हाँ, उस काम में से इतना % ऑफ काम हम लोगों ने परसेंट, कंप्लीट कर दिया, लेट्स। एग्जैक्टली माय जी। पॉइंट। परसेंट में आप मेजर करते हैं, अच्छा। राइट? जी। और सर असल में बहुत डिस्टॉर्ट हो रही थी आवाज मुझे, पहले तकरीबन पिछले 5 साल मैंने लिखा भी है चैट में क्या वॉइस हाँ नहीं हाँ क्लियर आ रही, बिल्कुल, तो मुझे नहीं सुना। आई एम सॉरी। रियली वेरी सॉरी। क्या इसका, हाँ तो बिल्कुल सही आपने जवाब दिया कि हम उसको परसेंटेज में नापते हैं। टाइम को जी। टाइम को टाइम में नहीं नापा जा सकता, टाइम को परसेंटेज में नापते हैं। और कॉस्ट को पैसे में। सर कॉस्ट, कॉस्ट को जो है, फॉर एग्जांपल हमने कॉस्ट ये कमिट की थी, लेट्स से कि मैंने एक प्रोजेक्ट का है, उसमें हमने ये कॉस्ट कमिट की थी, उसमें अगर कई दफ़ा सेविंग होती है और कई दफ़ा शॉर्टेज हो जाती है हम लोगों को, तो वो उसको हम इसी तरह मेजर करते हैं कि ये इतना सरप्लस बचा है, उसको हम सरेंडर कर देते हैं उस बजट को, और अगर जो है हमें शॉर्टेज हो जाती है तो उसके लिए फिर उसको एक्सेस बजट जो होता है उसकी विद जस्टिफिकेशन नहीं अप्रूवल मतलब करवाते पैसों में बात करते हैं आप कि हैं, इतने ऑब्वियसली। पैसे, जी। पैसों में बात करते हैं। अच्छा, जी। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। जो परसेंटेज में जब हम बात करते हैं स्केड्यूल की, तो परसेंट कौन सा, ये किस स्केल को, ये कौन सा स्केल है? व्हाट स्केल इज परसेंटेज? कोई मुझे समझाएं कि जो दुनिया में डिफरेंट मीट्रिक्स पाए जाते हैं, जो डिफरेंट स्केल्स पाए जाते हैं, परसेंट उसमें कहाँ आता है? ये परसेंट किस चीज को नापने के लिए बनाया गया है? जी फैसल साहब, परसेंट किस चीज को नापने के लिए बनाया हाँ गया? जी, किस चीज का फुटा है?
मतलब लेंथ सर नापने के लिए स्केल आप फुट इस्तेमाल करते हैं। स्केल 1 to 100 है। 1 to 100 है, इसका मतलब है ये कुछ भी नहीं है, ये जी कुछ सर। भी नहीं है, ये एक तुक्का है, ये एक अंदाजा है। परसेंट 100 में से 1, जी मतलब सर। किस चीज का 100 में से 1 भाई? वक्त का? किस चीज का? किसी चीज का भी 100 में से 1। मतलब इन अदर वर्ड्स, दिस इज अ तुक्का, दिस इज अ अंदाजा, देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो एक्यूरेसी इन परसेंट स्केल। परसेंट स्केल ही नहीं है, ये मैं सही साबित करता हूं आपको। सही। देखिए जी, मैं ये जानना चाहता हूं आज आप कितने खुश हैं। मेरे पास कोई स्केल नहीं है, देयर इज नो हैप्पीनेस मीट्रिक, देयर इज नो हैप्पीनेस स्केल। मैं कहता हूं जी आप कितने खुश हैं, मे बी यू आंसर के जी मैं तो बहुत खुश हूं। और मैं जब किसी और से पूछता हूं वो क्या आप कितने खुश हैं, मैं भी बड़ा खुश हूं। लेकिन ये मुझे कैसे पता चलेगा कि आप दोनों एक ही चीज सोच रहे हैं और आप दोनों का बहुत खुश होना एक बराबर खुश होने के बराबर है? ऐसा तो नहीं है। हो सकता है आपकी बहुत खुश होना कोई और मीटर स्केल पे हो और मेरा खुश होना किसी और स्केल पे हो, इसका मतलब है हम बराबर खुश नहीं है। ये बराबरी लाने के लिए मेरे पास स्केल जब नहीं होता तो मैं एक झूठ मूठ का स्केल क्रिएट कर लेता हूं। मैं कहता हूं अच्छा चलो यार ऐसा करते हैं कि 1 से 5 के स्केल पे बताइए आप कितने खुश हैं, 5 बीइंग द हाईएस्ट हैप्पीनेस लेवल। अब जब एक बंदे से जवाब आएगा 5, एक से आएगा 4, मैं कहूंगा हाँ अब बात समझ आती है कि एक झूठ के स्केल के ऊपर, एक आरजी स्केल के ऊपर मैंने 4 और 5 का आ गया तो मुझे अंदाजा हो गया कि आप ज्यादा खुश हैं, आप कम खुश हैं। बट दिस इज नॉट अ स्केल एज सच, ये एक झूठा स्केल था, ये एक आरजी स्केल था जो मैंने वक्ती फायदा लेने के लिए बनाया। अब लोगों ने क्या किया कि इस स्केल के यूनिट बढ़ा दिए, 5 के बजाय 10 बना दिए। उन्होंने कहा जी अब ये ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। भाई एक्यूरेट कैसे ज्यादा हो जाएगा? उसकी औकात इन एक्यूरेसी की वही रहेगी जो 1 से 5 में जितनी एक्यूरेसी थी, यूनिट बढ़ा देने से उसमें एक्यूरेसी नहीं आ जाएगी। या उसको आप 1 से 100 का स्केल बना लेंगे, दैट इज एज एब्सर्ड एज एवर। आप प्रोग्रेस ले रहे हैं जी, कितना काम हो गया सर? 60% हो गया। वट 60%? वट इज 60%? क्या अब एक आदमी ये समझ रहा है कि टोटल काम का 60% हो गया, एक ये समझ रहा है कि टोटल जितना काम होना था उसमें से 60% एक्टिविटीज हो गई, एक ये समझ रहा है कि जितना काम का बजट था उसमें से 60% बजट लग गया। वट डू यू मीन बाय 60%? Moreover, this does not indicate how much you should have done and how much you have actually done and whether this is comparable and whether it is good or bad. आप मुझे कह रहे हैं 60% प्रोग्रेस है, अब मुझे क्या पता है कितनी होनी चाहिए थी? हो सकता है 80% होनी चाहिए थी, हो सकता है 40% होनी चाहिए थी। जब तक मुझे वो नहीं पता चलेगा मैं कंपेयर किससे करूंगा? तो मैं 60% के फिगर से इंप्रेस होकर तालियां मारूं कि जी वेल डन, बड़ा अच्छा आपने काम किया है। क्यों क्यों मैं ये कहूं कि अच्छा किया है जब तक मुझे कंपेयर करने के लिए कोई और चीज ही मौजूद नहीं है। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, परसेंट स्केल इज एन एब्सर्ड स्केल, दिस इज एन इनएक्यूरेट स्केल एंड हम सिर्फ इसको इस्तेमाल करें, मतलब यूं समझ लीजिए कि हायर लेवल बॉसेस को अंदाजे बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं कि सर तकरीबन इतना काम हो गया है, तकरीबन इतनी हम इतना अच्छा जा रहे हैं, मतलब इस तरह की बातें। और उसमें तो आप कोई भी चीज परसेंटेज में राउंड ऑफ करके उसे बता सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं सर इतने फीसद पैसा खर्च हो गया, इतने फीसद काम हो गया, इतने फीसद लोग आज हाजिर हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। मतलब कहने का ये हुआ कि परसेंट स्केल इज नो स्केल एट ऑल। अब जब ये बात है और दोनों घोड़ों को लेके भी साथ भागना है तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन रहती है? मैं टाइम में कॉस्ट को मेजर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कॉस्ट से टाइम की प्रोग्रेस को मेजर कर सकता हूं। कैसे? मैं कहता हूं कि आपने कहा था मैं 10 काम करूंगा, राइट? आपने किए 8,
राइट? तो वो जो 10 कामों का बजट था, आपकी प्रोग्रेस जो दिखाई जाएगी वो 10 कामों का बजट तो नहीं किया आपने हासिल. You have not achieved that. You have not earned all of the 10. So you earned only 8 tasks. So the budget of 8 tasks will be considered as your progress. The budgeted value of 8 tasks which you have done, वो आपकी earned value कहलाएगी. और planned value क्या थी? वो तो 10 टास्कों का बजट था. तो 10 टास्कों का बजट प्लान था और अर्न आपने कम किया है, 8 टास्कों का बजट आपने अर्न किया है. इसका मतलब है यू आर बिहाइंड स्केड्यूल. कितना? जितना बकाया 2 कामों का बजट है जो आप नहीं कर सके, उतना पीछे हैं आप. तो मैं बगैर टाइम को रेफर किए मैं टाइम की प्रोग्रेस आपको बता रहा हूं. और इसी तरह अगर आपने ज्यादा काम कर लिए, आपने 10 काम करने थे, आपने 11 काम कर लिए, तो 11 कामों का जो बजट बनता है, बजटेड वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा. तो 11 कामों का जो एक्चुअल बजट बनता है उतना आपकी प्रोग्रेस दिखाई जाएगी. अर्न आपने 11 कामों का किया, करना कितना था? 10 का करना था. इसका मतलब है यू आर अहेड ऑफ स्केड्यूल बाय दैट मच अमाउंट. बात अमाउंट में होगी, पैसों में होगी बात. मतलब टाइम अगर तो वैल्यू प्लस में आ रही है अर्न वैल्यू की तो अच्छी बात है, अगर माइनस में आ रही है तो बुरी बात है. राइट? तो वो मैं बताता हूं प्लस माइनस का सिलसिला क्या है. तो ये है ये अर्न वैल्यू आपने कितना किया, प्लान वैल्यू आपको कितना करना चाहिए था, और एक तीसरी वैल्यू इसमें आ जाती है, उसे कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट. दैट इज कि आपने जितना भी किया उस पे खर्च कितना किया. से कि आपने 8 काम कंप्लीट किए, तो 8 कामों का जो बजट होगा वो तो आगे होगी आपकी अर्न वैल्यू. बट हाउ मच एक्चुअली यू हैव स्पेंट ऑन ग्राउंड, पता चलता है कि यू हैव स्पेंट डबल द अमाउंट. ये क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप काम कम कर रहे हैं, यू आर अहेड ऑफ, यू आर बिहाइंड द स्केड्यूल एंड यू आर ओवर बजट. आप जितना बजट था उससे दुगना खर्च कर रहे हैं. 8 कामों का जितना बजट था, किए तो आपने 8 काम ना, 8 कामों का जितना बजट था आपने उसे दुगना खर्च कर दिया. इसका मतलब है आपका प्रोजेक्ट तो डिजास्टर में चला गया. ना तो आप काम पूरा कर पा रहे हैं और ना आप जितने बजटेड अमाउंट है उसमें भी आप नहीं कर पा रहे. तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गई. आई होप आप लोग मेरी कुछ बात का अंदाजा आपको हुआ होगा. मैं इस बात को आगे कंटिन्यू नहीं करता. अर्न वैल्यू के बारे में मैं अगली क्लास में थोड़ी डिस्कशन कर लूंगा, लेकिन ये है कि यहां तक जो पॉइंट है वो समझ आया. तो इसमें आपने 3 एड ऑन्स किए हैं कि एक हमने एक बट अर्न है वैल्यू, अर्न वैल्यू है, एक प्लान वैल्यू, एक्चुअल अर्न वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट. और एक्चुअल कॉस्ट. इनको मैं बयान करूंगा कल या अगली क्लास में और ज्यादा तफसील के साथ. डन. आप जरा इसको पढ़ के आइएगा, ये वाली स्लाइडें जो हैं इनको देख के आइए और आपको इसका अंदाजा होगा कि क्या है इसकी वैल्यू. जी जनाब, एनी अदर कमेंट्स? तो जनाब ओके अब्दुल्ला साहब, तो हम लोग जनाब वही 6 लोग, और जिस तरह हमने वही हमारी 5-6-7 की स्ट्रेंथ रहती है, तो बाकी लोग तकरीबन झड़ चुके हैं हमारे कोर्स से. एनीवे जी, लेट्स कॉल इट अ डे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन. आई एम सॉरी फॉर वो जो डिस्ट्रप्शन हुआ टाइम की वजह से, और वो अपना क्या कहते हैं कनेक्शन की वजह से, और वो कभी मेरी तरफ आता है कभी आपकी तरफ आता है. मेरी तरफ आना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि फिर कोई भी नहीं सुन सकता. तो ये आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी जो KPI होती है 1 to 10, ये बहुत सारी चीजें 1 to 10 स्केल पे होती हैं HR लेवल पे. सर देखिए, तो ये KPI जो है ना वो प्रोग्रेस नहीं है. KPIs में हम इस तरह के अंदाजे लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ठीक. प्रोग्रेस है, एक्चुअल प्रोग्रेस, इट शुड नॉट बी इन परसेंटेज. एक्चुअल प्रोग्रेस बड़ी कंक्रीट टर्म में होनी चाहिए, और पैसे से ज्यादा कंक्रीट कोई चीज नहीं है. ठीक है.
चलें जी, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले थैंक यू हफ्ते मंडे को। खुदा हाफिज। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।